So today we will be dealing with how we take a case history so that we can approach towards a perfect medicine or Rasayana specifically. ठीक है? So for example, we have a patient presenting with the complaints of increased flow since 6 months, menstrual flow, weakness है, with clots है, pain है, loss of appetite है during menses, nausea है, on and off with menses, headache है, palpitations है, loose motion है, weight loss है. ये सबसे पहले जब हमने पेशेंट में देखा तो ये चीज सारी क्या है, दिस इज एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लक्षण एंड लक्षण इज नथिंग इज इक्वल टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट. प्रेजेंटिंग मतलब किस बीमारी को लेकर आपके पास आ रहा है. ठीक है, ये एक कंप्लेंट्स लेके आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो कंप्लेंट्स उस बीमारी की है या नहीं है. पहली बात, क्योंकि बीमारी पेशेंट में एक है और कंप्लेंट्स कुछ और है, तो क्या वो कंप्लेंट्स उस बीमारी की है या नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. हेयर फॉल है, क्या हेयर फॉल न्यूट्रिशनल हेयर फॉल है, स्काल्प सोरियासिस है, स्काल्प इचिंग है, डैंड्रफ है, जेनेटिक है, कैसा है कंप्लेंट, क्या है हेयर फॉल. तो वैसे यहां कंप्लेंट्स क्या है, ये जब कंप्लेंट्स आ चुकी हैं उन कंप्लेंट्स में पेशेंट से आपको सेकेंडरी पॉइंट क्या पूछना है, दैट इज कि कितना ज्यादा है, व्हाट इज द सिवियरिटी. तो सिवियरिटी के 3 इंडेक्स हैं स्पेसिफिकली, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. अब सेकंड क्वेश्चन हम पेशेंट के क्या पूछेंगे कि मैंने आपकी कंप्लेंट्स ले ली हैं, आप ये कंप्लेंट्स मुझे पता है, इनमें से सबसे सीवियर कंप्लेंट क्या है या इनकी सिवियरिटी का पैटर्न क्या है. इन 10 कंप्लेंट्स में से सबसे सीवियर कंप्लेंट क्या है. तो क्या है इसमें सबसे सीवियर कंप्लेंट, नहीं लंबा है इसका मतलब ये नहीं है कि सीवियर है. क्रॉनिसिटी डज नॉट मीन सीवियरिटी. एक और पॉइंट ऐड करना है यहां पर, ये पॉइंट्स वो है कि क्रॉनिसिटी इज नॉट इक्वल टू सीवियरिटी. आती बात समझ, लंबा है इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी है, वो पेन कर रही है. एग्जांपल, ऑस्टियोआर्थराइटिस कम से कम 10-15-20 साल तक होता है पेशेंट्स को, पर दर्द कभी बढ़ता है, बट रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत है. तो किसी को पेन कंप्लेंट होगी, किसी को रेंज ऑफ मोशन इशू होगा. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड मेडिसिन विल चेंज. ये थोड़ी कि विटामिन डी ही लगाना है उसमें, नहीं ना. तो क्रॉनिसिटी एंड सीवियरिटी, क्रॉनिसिटी का ऑर्डर हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है दैट इज सिंस 6 मंथ्स, सिंस 6 मंथ्स, जबकि बाकी सब नियरली 3 मंथ्स के अंदर अंदर के कंप्लेंट्स हमें मिली हैं. एंड ऑन एंड ऑफ में कुछ है जो स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही हमें दिखता है. बट क्या सीवियरिटी क्या है इसमें से, अब बोलो इसमें सीवियरिटी क्या है सबसे ज्यादा, पेन. चल, पेन इज अ सीवियर. सेकेंडरी, अब मैं एक एक पूछता हूं, फ्लो कैसा है, ठीक है, क्लॉट्स हैं, हेवी है. तो किस कैटेगरी में रखेंगे हमें नहीं पता है. क्यों, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कंप्लीट लेनी पड़ेगी पेशेंट की, एंड वी विल डिफाइन कि वो कितना है. क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट अ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. ऑब्जेक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको हम पेशेंट से पूछ लेंगे. ये पीठ का दर्द कैसा रहता है, रहता है बस, रहता है बस. तो मतलब इधर इट इज माइल्ड और इट इज मॉडरेट. उसके बाद क्या है कि हेडेक है, कैसा है, कभी कभी बहुत दुखता है बट वैसे नहीं है, मींस माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वी हैव टू डिफाइन दैट. अब फॉर एग्जांपल पेशेंट इज सेइंग कि पेन सबसे ज्यादा होती है, बाकी ब्लीडिंग है, बाकी तो कभी कभी दिखता है. मतलब ये सारा स्पेक्ट्रम कैसा है, ऑन एंड ऑफ का स्पेक्ट्रम है, which range from mild to severe. रेंज करता है, it will range from mild to severe कहीं नहीं बीच में. बट एक चीज जो है जो हमेशा ही क्या रहती है, स्टैटिक रहती है,
सिवियरिटी में दैट इज 10 और फ्लो हमें देखना है। तो यहां तक पहुंच के हमारा सिर्फ एक शब्द हुआ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, बट दिस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि इन द एंड हमें इस चीज को क्या करना है, आयुर्वेद की टर्म में लिखना है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक क्या करना है, इसको ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलेशन नहीं करना, ट्रांसलिटरेट करना है सिर्फ। मतलब इस पेन को वहां क्या समझना है, रुजा है, शूल है, तोद है, भेद है, क्या है, और वो किससे लगेगा पता, सिवियरिटी इंडेक्स से। एग्जांपल, ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 ये पेन कितना ज्यादा है, बोलो कितना ज्यादा है, 9, वो 9 है। मींस यहां वो सिर्फ रुजा या पीड़ा है, जीरो या उसका लीस्ट लेवल जो है दैट इज जस्ट रुजा या पीड़ा। पीड़ा मतलब बस कुछ शरीर में दिक्कत हो रही है, दैट इज पीड़ा। बट यहां देखो 10 आ जाता है, दैट इज प्रायः शूल काइंड ऑफ वेदना, तोल काइंड ऑफ वेदना, भेदन काइंड ऑफ वेदना। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे जैसे उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी वहां पर वायु का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, उसमें वात और पित्त का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी असहनीय वेदना होगी उसमें वायु के साथ पित्त की इन्वॉल्वमेंट उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तीक्ष्णोष्णत्व चाहिए हमें उसमें। यहां से क्या है, तत्र रुक्षः लघु शीत खर सूक्ष्मश्च अनिलः, क्या है, सूक्ष्मश्च अनिलः। बट वो इफेक्ट एक है जो जिसका कारण भयंकर हो जाएगा, वो क्या है, उसका तीक्ष्णत्व। तीक्ष्णत्व यहां है, अब तीक्ष्णत्व प्लस सूक्ष्मत्व जब मिलेगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श असहत्वम। भयंकर नहीं हो रही मुझे टॉलरेट करना। जैसे आप देखेंगे रुजा है, पीड़ा है, आपका स्पेक्ट्रम एकदम से चेंज हो जाएगा मेडिसिन का। यहां वो महानारायण के काम कर रहा था बट यहां नहीं करेगा। आती बात समझ, यहां में बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए मेडिसिन। तो यहां से जब हमने इसको ट्रांसलिटरेट किया, मतलब हमने सिर्फ आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में उसे फिट करने की कोशिश की, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसी टर्म की तरफ जाने वाले हैं दवाई में, रोग में, संप्राप्ति में, जो आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। ये तो सिर्फ वो वर्ड्स हैं जो सारी दुनिया को पता है, जो पता है। क्लॉट कहां फिट करेंगे आयुर्वेदिक, बताओ मुझे, वात पित्त कफ कहां फिट करेंगे, कहां फिट करेंगे, क्यों करेंगे कफ में, हाँ आता हूं। पहला पॉइंट है अगेन विविड ट्रांसलिटरेट। ये कहां हो रहा है ट्रांसलिटरेट, यहां पेपर पे नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट जब बोल रहा है तो आपको उसी चीज में लिखना चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड पेपर बना के रखा है मैंने, ये बहुत अच्छा है, दूंगा मैं इसका प्रिंट आउट, केसेस लेंगे इसमें तो तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। इंक्रीज फ्लो मतलब गिव मी अ वर्ड फॉर दैट इन आयुर्वेदा। चल मान लिया रज्जुवादी प्रवृत्ति, संप्राप्ति यही खत्म हो जाती है, वैसे बीमारी यही खत्म हो जाती है, बट हमें इसको क्लियर करना है कि क्या दोषानुबंध भी साथ में है। ठीक है, सेकंड वीकनेस, दौर्बल्य, सिंपल आसान है, आयत पढ़ना इसलिए कहता हूं। 3 देखो श्लोक बता देंगे भी हम, बोलो प्लॉट्स, आई एक्सप्लेन द प्लॉट्स समझाते हैं। 4
लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट को अगर आयुर्वेद में समझना है तो पेशेंट से क्वेश्चन पूछने पड़ेगा। क्वेश्चन पूछो, भूख नहीं लगती है इज द पेशेंट का क्वेश्चन। भूख नहीं लगती है स्पेक्ट्रम क्या है, बोलो। सबसे पहला स्पेक्ट्रम क्या है? भूख नहीं लगती है, सबसे पहला स्पेक्ट्रम क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट का? नो, वी हैव टू डिफाइन इज इट शारीरिक और मानसिक। अब वो शारीरिक है देन इट इज अनन्नाभिलाषा, अगर वो मानसिक है तो अरुचि। If it is अरुचि then it is प्रायः कफवर्धनम और वातपित्तवर्धनम काइंड ऑफ संप्राप्ति वेरी कर जाता है। अनन्नाभिलाषा इट इज मोर ऑफ कफ डोमिनेंट संप्राप्ति, वातपित्त डिक्रीज संप्राप्ति और वात बहुत ज्यादा बड़ा हो टेंस होता है। किसी भी कंडीशन में हमें अनन्नाभिलाषा मिल सकती है। डिफाइन कराओ पेशेंट से कि मुझे भूख नहीं है या भूख का मन नहीं है। खाने का मन नहीं है इसलिए भूख कम है, खाने का मन कम है इसलिए भूख कम है। मुझे खाने की इच्छा ही नहीं है क्योंकि भूख ही नहीं है। फर्क है दोनों में, एक में भूख नहीं है, एक में भूख का मन नहीं है। वन इज अरुचि एंड अदर इज अनन्नाभिलाषा। अग्नि मानते दोनों में, यहाँ मानसिक अग्नि का मानते हैं क्योंकि उत्साह किसका कारण है? अग्नि का। और यहाँ पर अग्नि का मानते हैं क्योंकि अनन्नाभिलाषा किसका काम है? अग्नि का। बोलो, अरुचि लेंगे, अरुचि। तो तुमने डिफाइन किया पेशेंट से कि डॉक्टर साहब मन नहीं होता है खाने का, भूख लगती है बट मन सा नहीं होता है खाने का, क्योंकि शरीर में एक व्याधि पड़ी है, दैट इज अरुचि फैक्टर। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है अरुचि होना। चलिए नेक्स्ट इज पेन मतलब वेदना। वेदना का स्पेक्ट्रम रुचा है, शूल है, पीड़ा है। सिंपल क्वेश्चन, ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 आपकी जो दर्द है अगर 0 सबसे कम होती है और 10 मैक्सिमम होता है तो आप कहां बोलेंगे अभी जो दर्द हो रही है? उसने बोला नहीं। तो प्राय हम क्या समझेंगे कि वो पीड़ा तो है बट वो काइंड ऑफ शूल या टोज काइंड ऑफ पीड़ा है, मतलब इट इज समहाउ अफेक्टिंग द पर्सन थोड़ा ज्यादा। इसे टर्म है, इसका मतलब दर्द ही है, बट क्योंकि हमें समझ आएगा कि शूल थोड़ा ज्यादा है, पीड़ा थोड़ा कम है, तो इसलिए हमने लिखा है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, नोजिया। तात्पर्य हृदय नहीं, प्रसेक नहीं हो सकता। प्रसेक इज अत्यधिक लाभकारी, एक्सेसरेशन, हेडेक बोलो। हेडेक क्या है? शिरोरुजा लिखेंगे ना, क्या कहा था उसने? हाँ, इसलिए इसका एक और शब्द है बोलते हैं तलवेदना। सिंपल, मलयालम में तलवेदना कहा जाता है और वहां डायग्नोसिस में तलवेदना ही है हेडेक का। संस्कृति है हाँ, तो शिरोशूल ले लेंगे ना, क्योंकि शिरोशूल लेंगे तो क्लासिकल बात लक्षण आएगा, बट वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द दोष संप्राप्ति। क्यों? क्योंकि पेशेंट क्या बोल रहा है, ये रेंज करती है सर, माइल्ड से सिवियर तक चल जाती है, बट कभी है ही नहीं। नेक्स्ट, पैल्पिटेशन मतलब क्या है इसका? मुझे पैल्पिटेशन होते हैं मतलब इसलिए कह रहा हूं, पेशेंट ने क्या कहा, ब्रेथलेसनेस कह रहा है वो, तो भी अगर वो पैल्पिटेशन शब्द यूज कर रहा है मतलब गलत है। हाँ, कि नहीं बोलते हैं पेशेंट, किसने बोला नहीं बोलते? आजकल की औरतों को तो दिक्कत है सारी, पुरानी औरतों को नहीं है दिक्कत, ब्रदर की वहां डिस्मिन हो गया, ब्रदर नहीं है इतना। क्या बोलेगी? धड़धड़ होती है। धड़धड़ मतलब ये तो शब्द है ना, मतलब
that way, but it is pronounced. मतलब शब्द आपने है जब लिख दिया, ना, लिख दिया, सेकंड टाइम ना हम 90 लूज मोशन मतलब ना अति थोड़ी कहा एक्सेस कहा अधिक कहा अधिक कहा क्या कहा देखो लूज मोशन अपने आप क्यों सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा है, एक बार जाके तो पतला ही निकल रहा है स्टूल, बोल रहा हूं एक बार जाती है भिन्न वर्चस्व बद्ध वर्चस्व और भिन्न वर्चस्व से एक कारण है क्या, एक में बात है एक में बात कहते हैं। 10th वेट लॉस मतलब वेट लॉस मतलब नहीं वेट लॉस मतलब वेट लॉस मतलब शब्द कौन सा शब्द फिट करें, शब्द क्या यूज करें, शब्द बोलो शब्द क्या यूज करें, शब्द क्या यूज करें, कार्य मर गया ये है हमें जो समझ आया कि देखो रजो प्रवृत्ति है रजो अधिक प्रवृत्ति है, हमें नहीं पता है कि कौन सी संप्राप्ति क्या है, हमें सिर्फ वात पित्त कफ आता है, हमें नहीं पता कि रजो की संप्राप्ति क्या है, प्रवर है हमें नहीं पता, लेट्स डिफाइन कि किस किसके है, ठीक है। अब ट्रांसलिटरेशन कर दिया, क्या करना है इसे, अब ना भी ट्रांसलेटिंग इट, अब करेंगे इसको ट्रांसलेट, मतलब रजो अधिक प्रवृत्ति मतलब हाँ दिस इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन इज एक्सेस क्लोजर टू रजो अधिक प्रवृत्ति, शब्दशः चेंज करना है ट्रांसलिटरेशन, डेस्क को टेबल बोलना, टेबल को कुर्सी मेज बोलना ट्रांसलिटरेट, और उसके समझ के साथ जब हम कहते हैं किसी चीज को उसे ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेशन में क्या मिला हमें, रजो अधिक प्रवृत्ति इज इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू अरुचि इज इक्वल टू नहीं हमें नहीं पता, लिख दिया शूलतोद ये किसके लक्षण है, ये हृदलास किसका लक्षण है, कफ का, ये तल वेदना किसका लक्षण है, हाँ वैसे तो आपका हो सकता है केवल अधिक हो सकता है, हृदय किसका लक्षण है, ये भिन्न वर्चस्व किसका लक्षण है, और ये कार्शन किसका लक्षण है, ये कौन से लक्षण हैं, these are the presenting complaints of patient, आती बात समझ, ये है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, देखो हमने पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दी, देन वी डिसाइड कि दोष प्रेडोमिनेंस क्या है, उस व्याधि में दोष प्रेडोमिनेंस क्या है, मतलब हमें ये लक्षण मिले हैं, इन लक्षणों में दोष प्रेडोमिनेंस किसका है, प्रीडोमिनेंटली बात, इधर यू कैन युक्ति पूर्वक इसको एनालाइज करो या पेशेंट से पूछो, इनमें से भी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या कर रही है आपको चीज, पेन एंड फ्लो, पेन एंड फ्लो, तो इसी को हमने फिर से क्या किया, इस पे हम आए, एक पॉइंट आ गए, फिर हमने उनसे पूछा इसका प्रत्यात्मिक लिंग क्या है, जिसका जब आप मेरे पास आए हो, इफ यू आर कमिंग टू मी, वो एक ऐसी चीज क्या है जिसकी वजह से आपको मेरे पास आना पड़ा, हेडेक तो घर में भी खत्म हो जाती ना, ऑन एंड ऑफ लो बैक पेन तो घर में भी खत्म हो जाती, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको वैद्य को देखना पड़ा,
मतलब एक अभी पढ़ा स्किल एंड थ्योरी बोथ की नीड पड़ी आपको, जो आपके पास नहीं है, तो वो है इसका प्रत्यात्मक लिंक। और प्रत्यात्मक लिंक क्या है? अभी कहा आपने, पेन एंड फ्लो, विच इज नथिंग इक्वल टू ऊर्जा प्लस प्रवृत्ति। दोनों किसके रिलेशन है? ये है फर्स्ट पॉइंट। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि लक्षण है, उनको हमने आइडेंटिफाई टर्मिनोलॉजी में किए, देन वी ट्रांसलेटेड देम इनटू दोष संप्राप्ति। और दोष संप्राप्ति में सबसे पहले क्या देखा कि उसमें से प्रधान ये फर्स्ट लक्षण है, ये सेकंड है। जो हमें क्लियर हो गया कि लक्षण तो बहुत सारे हैं, बट प्रीडोमिनेंट जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो वाता संप्राप्ति के हैं। और वाता संप्राप्ति में भी जो प्रीडोमिनेंट जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है पेशेंट को, दैट इज वात प्रधान लक्षण, जो कि प्रवृत्ति और ऊर्जा है। क्या किया हमने? व्याधि दोष प्रधान क्लियर किया। दिस इज पॉइंट 1 लक्षणाः। किम लक्षणाः? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, फर्स्ट पॉइंट। देन वी केम टू सेकंड पॉइंट, दैट इज व्याधि दोष प्रधान्य, दैट इज सेकंड पॉइंट, व्याधि दोष प्रधान्य। एंड दिस इज 2.1 जो हमने मन में सोचा, और जब हम लिख रहे तो वहीं हमने टिक किया, यही दिक्कत है ज्यादा। मतलब आप हेडेक ठीक कर दो पेशेंट की, फ्लो और पेन कंटिन्यू रहेगा, पेशेंट अगली बार आपके पास आएगा नहीं। इसलिए ये पूछो आपको चाहिए क्या सबसे पहले, और वो कैसे लगेगा पता, कौन सी चीज सबसे पहले दिक्कत कर रही है। एक चीज इन 10 लक्षणों में से कौन सी सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है आपको, दैट इज मोनोसिस, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हमने ये पढ़ लिया, इतना सब कुछ पढ़ा, बट अगर हमें ये पता नहीं है कि ये प्रत्यात्मक लक्षण कहां का है, कहां का है, एक्सेसिव फ्लो कहां से है, ये तो हमने पढ़ा है ना, इसलिए पता है हमें। पेशेंट ने मुझसे बोला हेडेक सिर में होती है, हमें पता है। एक तो बाहर काम कर रहे हो, बोलते हेडेक कहां होती है भैया, तो प्री ऑक्युपाइड है ना तुम्हारा, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना कि जो पेन एंड ऊर्जा है ये कहां का है। देन वी विल डिफाइन द थर्ड पॉइंट, दैट इज स्थान, अधिष्ठान। देन वी विल डिफाइन कि इसका स्थान क्या है। ये रुझा बहुत ज्यादा कहां की है, पेशेंट से नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है पेशेंट से? क्योंकि आप पूछेंगे ये फ्लो कहां से निकल रहा है, ज्यादा दूध मारेगा। आपको पता है, क्या पता है कि स्थान जो है प्रीडोमिनेंटली वो क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये पेन कहां है, पेन कहां है, इसी में गर्भाशय में ही पेन। दो पेन तो सेकेंडरी है, देखो सेकेंडरी है वो, गर्भाशय में वही बात समझ, गर्भाशय में है। बट सेकेंडरी हमें समझ आता है कि सर्व शरीर भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं शरीर में सिर में पेन है, कहीं कोष्ठ में ऊर्जा है, नौजिया वोमिटिंग, कोष्ठ पीड़ा वेदना किसी प्रकार का। तीसरा हमें लगा पता कि ये कहीं शाखा या फिर इसमें संधि स्थान अस्थियों में भी हमें पेन दिखाई देगी। मतलब सर्व शरीर इन्वॉल्वमेंट इज सम सॉर्ट ऑफ है, बट इसमें भी हमें डोमिनेटली समझ आया कि बीमारी कहां की है। जब हमने ये समझ लिया मन में, उस पर हमें क्या समझ आया, ओ ये क्या हुआ है, कहां लिखूं उसको, नहीं बड़ा नहीं है अभी तो। किसने बोला आपको बड़ा है? संप्राप्ति कैसे बन गई? ये तो संप्राप्ति बोली ना आपने, बात गर्भाशय में बड़ा है, बात को बंद कर देंगे, गर्भाशय से चिकित्सा हो गई, ये तो संप्राप्ति बोली ना। अब तो संप्राप्ति पहुंचे नहीं, देखो लक्षण ही तो। यहां से हम जाएंगे एक ऐसे पॉइंट की तरफ जिसको बोलते हैं डिफाइन करना कि यहां की स्थिति क्या है। मेरा गर्भाशय वातज है, तो वातज कंडीशन मेरे लिए इतनी खराब नहीं होगी। मेरा गर्भ कोष्ठज है, पित्तज है, तो पित्त वात की कंडीशन बहुत सीवियर होने वाली है। मेरा गर्भाशय कफज है, तो कफज कंडीशन अलग से हो जाएंगी। मतलब मुझे स्थिति डिफाइन करनी है कि एक गर्भाशय जहां पर बीमारी हो रही है उसकी अपनी स्थिति क्या है। एग्जांपल, पक्वाशय की अपनी स्थिति क्या है, वातज। अमाशय की अपनी स्थिति क्या है, कफोपाइटिकल। और शाखा की अपनी स्थिति क्या है, कफज। अस्थिसंधि की अपनी स्थिति क्या है, वातज। वात में अगर ऐसे करने में कुछ दर्द हो रही है, मतलब वात स्थान में वात वृद्धि,
गर्भाशय है। और स्थानिक दोष अब हमें डिफाइन करना है, स्थानिक दोष क्या है। तो इसमें दो चीजें हमें मिली, एक हमें गर्भाशय मिला और दूसरा हमें क्या मिला, सर्व शरीर। सर्व शरीर की स्थिति हमें पता है कि वो वात पित्त कवच होती है, इन्फ्लुएंस विद द प्लेग, हमें नहीं पता। बट हमें इसकी हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें इसकी है क्योंकि क्या गर्भाशयगत व्याधि स्वतंत्र है इसमें कि शरीरगत व्याधि स्वतंत्र है? हाँ, तो डी किसको करते हैं पहले, स्वतंत्र व्याधि। तो इस केस में हमने क्या समझा कि ये कहां की बीमारी है, गर्भाशय। गर्भाशय प्राइमरी स्थान है एंड सर्व शरीर द सेकेंडरी स्थान है। हमें नहीं पता, वो ऐसा भी सकता है कि सर्व शरीर की व्याधि हो वो गर्भाशय में दिख रही हो, क्योंकि रजो प्रवृत्ति क्या है, धातु परिणाम परंपरा का स्वरूप है, धातु निर्मिति का स्वरूप है, रस धातु का उपधातु है रज। हो सकता है ना वैसा, बट अभी जो भी हमें दिख रहा है, सो प्रिडोमिनेंटली हम क्या समझ रहे हैं कि गर्भाशय इसका एक क्या है, स्वरूप है जिसमें हमें टारगेट करना है। तो हमें समझ आया कि गर्भाशय इज द स्थानिक स्थान वेयर द संप्राप्ति इज हैपनिंग एंड उसका स्थानिक दोष क्या है, गर्भाशय का स्थानिक दोष क्या है, गर्भाशय का स्थानिक दोष क्या है, गर्भाशय का स्थानिक दोष क्या है। अब गर्भाशय को फिर से तोड़ेंगे, गर्भाशय है कहां, अपान क्षेत्र में। काम कैसा करता है, काम कैसा करता है, काम कैसा करता है, पहला निकास का, किसके निकास का, रज के निकास का। दूसरा क्या काम करता है, धारण, मतलब रज धारण का, रज निर्माण का, रज निर्माण का काम करता है। और क्या काम करता है, निष्क्रमण करता है, लिख दिया। और क्या काम करता है, सस्टेन भी तो करता है उसको, 28 दिन सस्टेन भी तो करता है। निर्माण इज समथिंग डिफरेंट, सस्टेनेंस भी तो है ना उसमें, 28 दिन आपके रजस की नहीं है, सस्टेनेंस तात्पर्य क्या है उसका, धारण, धारण या परि पोषण भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पर। और जो है ना, याद तो होगा ही, ये क्या है, निकास, ये क्या है, उत्पत्ति, और ये क्या है सारा निर्माण। निर्माण मतलब सतत निर्माण है ये, जाहिर आ जाएगा ताकि गर्भ डिपॉजिट हो सके। तो इसी स्थिति को मैं समझा देता हूं ताकि हम इस पॉइंट को भी लिख दें। ये क्लियर है, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बना रहा हूं, डे 0 क्या होता है, ब्लीड 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 ब्लीड, डे 5। यहां से वो फिर बनेगा 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 बनेगा, डे 40 बनेगा बनेगा बनेगा, सस्टेन होगा सस्टेन होगा सस्टेन होगा सस्टेन होगा, ठीक होगा ठीक होगा, फिर यही ना 20 और 0, यही परंपरा है। तो किसी भी उत्पत्ति स्थिति लय के सबसे पहले क्या आता है, उत्पत्ति। पर उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, लय। लय किसका कारक है, वायु का। उत्पत्ति किसके कारक है, सोम की, कफ की। बट वो सस्टेनेंस किसका काम है सारा, है कफ का भी। कफ स्थिति
स्थिति देता है ना, बट उस स्थिति में परिवर्तन कौन करता है? पित्त। उस स्थिति को विभाजित कौन करता है? ये फिर से वही नहीं समझ आता है। वो पता कैसे है? एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, आज सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। देखो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? खाया हुआ है। ए एंड बी में क्या फर्क है? फर्स्ट है स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। सेकंड सबस्ट्रेटम में फर्क है। सबस्ट्रेटम में फर्क है कुछ नहीं ना, एप्पल एप्पल ही है ना, बट यहां से यहां चेंज है सिचुएशनशिप में। यहाँ की सिचुएशन फर्क है ना, सेम ही है बट फर्क है। मतलब यहां से यहां जो ले गया उसे, दैट इज, बट इसको जो फर्क कर रहा है दैट इज उल्टा है। यहां से यहां जो लेके जा रहा है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व, दैट इज फाइटिंग काम। बट दो सिचुएशंस को जो विभाजित करता है दैट इज एग्जांपल। गर्म में मारे ना, यहां से यहां कौन ले गया? पित्त। हाँ, तो वायु विभजती तेज न पचती। पचना अभी शुरू नहीं हुआ। देखो पचा, इसलिए बाद ही कोई चीज ये देखो पचा, यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं मैं। पचने का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन द, फॉर एग्जांपल आहार रस में हाँ वो पित्त इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। देखो ये मैंने उठाया खाना, ये मैंने मुंह में रखा, कुछ नहीं हुआ है। किसने बोला? वो स्टार्ट हो गया। किसने बोला? पंचीकरण शुरू हो जाता है, यहाँ से उठते ही वो पंचीकरण शुरू होता है। इंद्रिय है ये, इंद्रिय है ये, इंद्रिय है। वही तो बोल रहा हूँ, आयुर्वेद को आयुर्वेद नहीं समझना है। देखो यहाँ से यहाँ उसको ले जाने वाला पित्त है, बट इस स्थिति में विभाजित किसने किया? इसको इसमें विभाजित किसने किया? वायु। यही वायु विभजती है जो सुश्रुत ने कहा है। So when the tissues are getting converted, then I agree with you. हाँ हाँ, अभी जो सेल जैसा है वैसा ही है, undifferentiated stem cells है। 1.0 सेकंड में, यही सेल 1.1 सेकंड में, 1.2 सेकंड में सेम है। शीर्यते अनेमिति शरीरम, मृत्यु की तरफ जा रहा है, हर क्षण जा रहा है वो मृत्यु की तरफ, Metabolism हो रहा है। हर क्षण। तो यहां से यहां उसको पित्त ले गया, बट इस स्थिति में विभाजित किसने किया कि नो, एट 1.1 इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1.0, दैट इज व्हाई। तो जो कि वहां तक ले जाने का काम किसका है? पित्त का। तो जब हमें ये समझ आया तो हमें ये यहाँ क्या क्लियर हुआ कि इन सब स्थितियों में विभाजित कौन कर रहा है? बट ये सारा ऐसे करवा कौन रहा है? पित्त। पित्त मूल में है शरीर एवं अंतर्गत अग्नि। पित्त क्या है? शरीर के अंदर अग्नि ही पित्त है। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम क्या है? पचती, विवेचयति, मुंचति, सब अग्नि के काम ही है। समान वायु तो नाम है सिर्फ, लेकिन समान इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट अग्नि। डे जीरो, बट बीच में क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ वो कहाँ जा रहा है? एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जा रहा है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो किसके इन्फ्लुएंस में है? पित्त, जो कि प्रायः अग्नि है। अग्नि का इन्फ्लुएंस है ये, पित्त तो सिर्फ नाम है। अग्नि का इन्फ्लुएंस सारा यहाँ से यहाँ जाएगा। बट यहां तक ये करने वाला कौन है? ये
मतलब उस पूरी प्रक्रिया में अगर निष्क्रमण करना है तो अपान को उतना डोमिनेंट होना फिर से बोलो होना पड़ेगा। मतलब पहले 5 दिन की ब्लीडिंग के लिए अपान वाइट यहां संचित हुई है, 9 महीने गर्भ डेवलप होता है तो लास्ट में जाके अपान इतनी स्ट्रांग बनती है कि कुछ नहीं हो, अपान क्षेत्र में दुष्टि हो रही है वो। मुझे भी स्टूल पास करने की अर्ज नहीं है, क्यों नहीं? पर बन तो रहा है अंदर। हाँ, वो बिल्डअप को संचय कहते हैं। और जब वो पूर्ण रूप में आ जाएगा उसका क्या होगा? फिर आप देखो कितना रोकेंगे आप अपने स्टूल को, कितना रोकेंगे? आप सोचो स्टूल का ही वेट उतना है तो बच्चे का कितना हो, जो 12 किलो का है अंदर पूरा। क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जो कहा जिसका काम क्या है, निष्क्रमण, तो इतना आता है वो कि वजाइना फाड़ता जाता है बच्चा बाहर, जो सब एडल्टियर होते हैं। सोचो शरीर के अवयव को फाड़ते हुए वो आएगा बाहर, तो कितना जोर है क्या होता है बाहर का, क्योंकि अपान अपने घर की वायु है, उसका घर है वो। तो यहाँ इतना डोमिनेंट हुआ होगा कि यहाँ पर अपान वायु को कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ा कि उसे निकालना है बाहर। सिंपल सी बात है, मेरे मुंह में थूक है ना, देखो थूक इकट्ठा किया मैंने, निकल क्यों रहा है बाहर? निकालो निकालो, देखो नहीं निकला, क्यों निकला? जीवन किसका कारण है? वायु का। जीवन किसका कारण है? थूकना किसका काम है? प्राण वायु का। थूको सर बिना प्राण वायु के, रखो ऐसे मुंह, ये निकल जाएगा बाहर, ऐसे जाएगा। तो वो वेग पता लगता है, वो जोर कितना है। एक थूक नहीं निकलता हमारे से, हम इतना ब्लड कैसे निकालेंगे बाहर शरीर से? तो यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, अपान हुआ होगा। बट अब पोस्ट कैसा है? पोस्ट मतलब गर्भाशय, पोस्ट अवयव है, पता है ना? पोस्ट का अवयव, पोस्ट का पार्ट है ये, अलग से नहीं कुछ नहीं। अगर वो हुआ है मतलब यहां से यहां, उसमें कहां जाना है? उसमें यहां पर क्या हो गया है? लय। जो बना था इतने दिन में उसका लय हो गया है, वो नष्ट हो गया है। वहां वायु आ चुकी थी, वो वायु आ चुकी थी, वही कारण है अगले का कार्यकारण सिद्धांत से उत्पत्ति के लिए। क्योंकि यहाँ पर फिर से 0 हो चुका है, जिसको बोलते हैं आकाश। और जाना कहाँ है? आकाश से वो जाएगा कहाँ से? आकाश से आकाश की तरफ नहीं जा सकता, वो सब पृथ्वी की तरफ ही जा सकता है पंचभौतिक संगठन में। तो मतलब कहाँ की तरफ जाएगा? स्थिति की तरफ जाएगा। वो स्थिति में उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति कहते हैं तो उत्पत्ति कारण किसका है? सोम का काम है। और सोम का मतलब क्या है? कफज। ठीक है, तो यहां से जब डेवलप होना चालू होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 14th डे, जिसमें वो अपने पीक पे होगा। तो यहां पे वो कफज है, बट उस कफ को सस्टेन करने के लिए, उसको बनने के लिए क्या चाहिए? साथ में स्ट्रॉन्ग अग्नि का वो चाहिए, साथ में बल, जो पित्त स्वरूप में मिल सकता है ना? मतलब पहले दिन तो एक सबसेट हमने डाला, बट वो बढ़ना है, उसको स्ट्रेंथ करना है, उसको क्या करना है? परिपोषित करना है, उसको ऐसे स्वरूप में लाना है कि 14th डे जब लोग वो सेक्स करें तो वो बच्चा जब बने तो उसके लिए वो क्या रहे? सबसेट हो, हेल्दी रहे। वो वैसा ही है कि एक बीज हमने डाला आज मिट्टी में, उसमें वात पित्त कफ का ऐसा काम होना चाहिए कि वो कल को जाके एक बीज और उत्पन्न कर सके। वो इतना सा पौधा उत्पन्न, वो मर गया, कोई फायदा है उस चीज का? नहीं, कि इतना सा पौधा उत्पन्न होता है, वो मिट्टी से बाहर मर जाता है, अगली बार से फसल ही नहीं लगेगी उसके घर में आदमी की। आधी बात समझ? वैसा है। तो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। कफ इन्वॉल्वमेंट तो है, बिना कफ के तो वो स्थिति नहीं देगा उसको, बट वहां पर क्या है? नित्य परिणमन, उसको बोलते हैं परिणमन। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट परिणमन। और परिणमन किसका काम है? अग्नि। अग्नि पित्त के अंदर जो ऊष्मा है जो काम करने में हाँ मान लो, असली में ऐसा कुछ होता नहीं, बट हाँ मान लो, ठीक है। ये तो यहाँ क्या है? कफ
14 डेट में तो नीचे लाएंगे, यहाँ से यहाँ हम इसे टेबल बनाएंगे। ये है डे 14, सॉरी ये है डे 5 और ये है डे 14। इसको मैं 0 ले लूँ और इसको मैं टाइम t ले लेता हूँ, ठीक है। इमेजिन इट इज टाइम 0, इट इज टाइम t। यहाँ कफ की स्थिति कैसे डेवलप हो रही है? ऐसे हो रही है, यहाँ तक, यहीं तक बोल रहा हूँ। बट पित्त की स्थिति कैसी है? वो भी बढ़ रहा है साथ। बढ़ रहा है। वो क्यों कम कर दिया इस बार? हम्म? 14 डेट और उनके डिफरेंस क्यों? डिफरेंस साथ में ही जा रहा है। मैं बताता हूँ साथ में क्यों दिया है। ये परिणाम हो किसमें रहा है? रस धातु में पहले। रस के ऊपर अग्नि काम कर रही है, उसके 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? रास्ता तो कभी मृदु, मध्यम, खर। 3 प्रकार का अग्निपाक होता है किसी भी धातु का। जो मृदु पाक है उसमें स्तन्य की डेवलपमेंट हो रही है, जो मध्यम पाक है उसमें अगली धातु के लिए पोषण मिल रहा है, और जो खर पाक है उसमें रज की डोमिनेंस हो रही है। इसलिए स्तन मोर ऑफ कफ डोमिनेंट होता है, जबकि ये मोर ऑफ वात डोमिनेंट होता है, और बीच वाली स्थिति होती है, पित्त स्थिति में अगली रह जाती है। पहले कफ होता है, फिर पित्त होता है, फिर वात होता है। तेज आप में होगी, फिर नाभ्य दो मध्य होता समझो। सेम स्थिति है। यहाँ वो 0 है, बट अभी कैसा पाक है वो उसका? अभी किस स्थिति में है वो साहब? अभी बनना ही शुरू हुआ है वो। साइकिल यहाँ से जाएगी ना मैडम? हाँ, कफ तो संचित हो रहा है, बट उसकी किस कंडीशन में है अभी वो स्थिति? मृदु या मध्य पाक कंडीशन में है। मतलब वो अभी सिर्फ क्या हुआ है? बिल्डअप होना चालू हुआ है। वो बिल्डअप होना चालू हुआ है। वो बिल्डअप चालू होने के बाद अब क्या हुआ है कि उसमें पित्त के अंश बढ़ने चालू हुए हैं। बट 14th डे के बाद क्या एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट बढ़ती है ज्यादा? आगे ना बात हो कितनी क्लियरली बोल दिया मैडम ने कि यहाँ आपका ओवुलेशन हो गया, बट ओवुलेशन होने के बाद पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बच गया है। In that corpus luteum will only secrete progesterone and will maintain. ये बिल्कुल बात कंसर्टस ने ऐड कही था। हमें ऐसा बताया था कि मैडम ने क्या कहा कि हम तो यही कह रहे हैं, हमने कौन सा कुछ कह रहे थे? हमने तो यही कह रहे थे ना। मैंने तो अपनी लैंग्वेज में कहा ये मृदु पाक हुआ है अभी, उसका सिर्फ उसको सस्टेन करना है। जाएगा वो नहीं निकाल दो यहाँ से, वो जाएगा। अब देखो यहाँ कहाँ जाना है उसे? T2 पे, T1, T2। अब कफ की निर्मिति एक लेवल तक होगी, बट क्योंकि उस धातु पाक को कहां तक जाना है? रज बनने के लिए। रज बनने के लिए तो खरत्व तक जाना है। तो पित्त की ऊष्मा कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? पित्त की ऊष्मा ज्यादा होगी प्रायः। स्थिति क्या है? स्थिति कैसी है यहाँ पर? दोषिक स्थिति। देखो यहाँ स्थिति कैसी थी? दोषिक स्थिति। रुक्ष, खर, चल, दिख रहा है? यहाँ स्थिति कैसे करवा हुई? हाँ प्रायः शीत का क्या कहते हैं? स्वल्प उष्ण कह देते हैं। प्रायः गुरु कह देते हैं, यानी भ्रमण हो रहा है। भ्रमण हो रहा है, देखो कफ का पोषण कितने दिन हो रहा है? लाघव का नाश होने यहाँ पर 0 हो गया, एम्प्टी। अब फिर से डेवलप शुरू हुआ, गुरुत्व आया, स्थिरत्व आया। देखो
मृदुत्व आया, कफ अपने आप में खर नहीं है, उसको यहां खर तक पहुंचना है। दिख रहा है आपको? मृदु है वो, मृदु है वो, कफ अपने आप में मृदु लक्षण गुरुर मंद हिमस शास्त्र मृदु स्थिरा, मृदु है वो, उसमें शीत का भाव भी है, बट क्योंकि अग्नि संस्कार हो रहा है तो वो ना वो शीत में डोमिनेंट है ना वो उष्ण तो डोमिनेंट है, बट क्योंकि स्थिति कहां पहुंचानी है? खरत्व का तात्पर्य क्या होता है? एग्जांपल दूं? खरत्व का एग्जांपल देता हूं। एक हमने क्ले उसमें पानी डाला, उसको हमने से मथा, चपाती बनाई उसकी हमने, उसको हमने ऐसे रखा। अब मैं उससे कुछ बनाना चाहता हूं तो ऐसे धीरे से मोल्ड हो जाएगा, उसी को हमने धूप में रखा बस, फिर हमने उसको ऐसे मोड़ा, फिर क्या हुआ? नाश किस चीज का है? स्निग्धत्व का नाश है। आती बात समझ? किसका नाश है? स्निग्धत्व का नाश है। और स्निग्धत्व के नाश को क्या बोलते हैं? खरपाश। घर से नहीं लाया, ऐसा ही होता है। स्निग्धत्व के नाश को ही खरपाश कहते हैं। मतलब अब जो पूरी रूप से बन चुका है कि 14वें दिन अंडा निकलेगा तो मेरा शरीर अब I am fully receptive to take that egg into my lining, और जहां मैं उसको पूरी तरह से पोषित कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अग्नि भी है और मेरे पास मृदुत्व भाव है इस समय कि मैं उसको स्टेबल कर सकूं। मृदु का उल्टा क्या होता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? शोधन। शोधन का मतलब क्या होता है? बाहर फेंकना। तो बाहर फेंकने का मतलब क्या है? निकालना। और बाहर ना फेंकने का मतलब क्या है? अपने पास रखना। रखने का मतलब है इम्प्लांटेशन। इसलिए मृदु भाव आवश्यक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की नॉन रिसेप्टिव है, खर का कठिनता ज्यादा है। क्या वो इम्प्लांट करेगा वहां? नहीं। रिसेप्टिविटी लॉस ऑफ एंडोमेट्रियम कितना कॉमन प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिव ही नहीं है एंडोमेट्रियम आपकी देने के लिए, आप ले लो जितना करना है। हुआ क्यों? उसमें खरत्व, वो तीक्ष्णत्व, वो रुक्षत्व, वो काठिन्य डेवलप हुआ है। काठिन्य इज द राइट वर्ड। और काठिन्य केवल वातिक नहीं है, केवल तैतिक नहीं है, वो स्निग्धत्व, उसमें कफ और पित्त का लाना पड़ेगा। इसे स्निग्ध दोषण कहते हैं, जो स्त्री की सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति होती है गर्भाशय की। इसलिए तिल दिए जाते हैं औरतों को, स्निग्ध दोषण। मांस दी जाती है औरतों को, स्निग्ध दोषण। कपिकच्छु का मूल दिया जाता है औरतों को, स्निग्ध दोषण। बीज नहीं देना है औरतों को कभी नहीं, कपिकच्छु मूल देना है औरतों को। जब उनको स्तन्य बढ़ाना है तो क्या देंगे? बीज, क्योंकि वो मृदु है, मृदु तक ही काम करते हैं, उसका ही काम नहीं करता है। जब ये रिसेप्टिविटी बनाने का काम किसका है? स्निग्ध दोषण भाव का। उस स्निग्ध दोषण भाव हम स्त्री में देंगे तो ये स्थिति हमने लाई, तो आगे आने वाली जो साइकिल है वो नॉर्मल आएगी कि मुश्किल आसान आएगी? नॉर्मल आएगी ना। इससे आगे जो स्थिति आएगी वो नॉर्मल आएगी ना, सॉर्ट ऑफ। मतलब ये जो निर्माण की स्थिति है वही गंध पड़ता होगा ना औरतों में, जिस तरह से उनको डिस्मेनोरिया, मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया सब कुछ डेवलप हो रहा है नहीं? तो ये हो सकता है, इसने क्या बनाया? ये हो सकता है ऑलवेज। कौन कह रहा है? वहां तक हम पहुंचे नहीं बिल्कुल। We have no proof मतलब this is how मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज बाहर रखो और फिर इसको बोलो कि क्या कर रही है। बड़ा नहीं है, स्वास्थ्य है ये सारा, ये स्वास्थ्य की स्थिति है, इसमें किसी प्रकार का वैषम्य नहीं है। तो वही कह रहा हूं, यहां पर आपका इंटेक ही पैक्टिक वस्तुओं का ज्यादा है,
से आपका पित्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है शरीर में, दुष्टि पैतिक ही है शरीर में, तो यहाँ वो मृदु भाव कैसा रहेगा आपको? वो मृदु भाव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी? काठिन्य में। इसलिए आगे जाकर डिस्मेनोरिया होता है ना टीका खाने वाली औरतों को, क्यों होता है? क्लॉट्स बताया नहीं है, इसलिए पहुंच रहा हूँ ना। मुझे लगा खाने में मतलब स्कारलेट फाइब्रोसिस ऐसे कुछ होगा। गुण है मैडम ये, द्रव्य नहीं। क्यों अचार पूरा महीना अचार खाओ, अब आज से शुरू करो अचार खाना, देखो, और नेक्स्ट मंथ मुझे बोलना कि नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, अगले महीने बोलना, लिटरली बोल रहा हूँ। देखो क्यों एक महीना शताब्दी घृत खाने के बाद नॉर्मल आ जाते हैं पीरियड्स, क्यों? जो खरता काठिन्यता जो यहां तक रहनी चाहिए वो कंटिन्यू चलिए ना आपके शरीर में आगे, दौड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो बोलते लड़के तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करो मरो, किसने किया मना? उदावर्ता योनि व्यापक क्या है? उदावर्ता योनि व्यापक का श्लोक पढ़ो जरा, क्या है? उदावर्त की संप्राप्ति और बाद में आगे जाके कृच्छ रज प्रवृत्ति प्लस भुजा। देखो यहीं पर दिक्कत नहीं है अगर आपकी, तो वो कैरी ऑन ही क्यों होगी संप्राप्ति, मुझे बताओ। पिछली बार कृच्छ रुजा है, कृच्छ निकलना है, कृच्छ राग प्लस रुजा है, तात्पर्य क्या है? दुष्टि है, और दुष्टि कैरी फॉरवर्ड हुई है, होगी, क्योंकि अगर यहां पर वो अच्छा हो जाता मतलब आगे जो आपका जो शरीर है अवयव गर्भाशय वो नॉर्मल आ चुका होगा, नियर टू नॉर्मल और कमिंग बैक टू नॉर्मल, वो नहीं आया है, इसलिए वहां ऐसी दिक्कत है, हाँ ना? सब कुछ छोड़ा के तेरे बाद वैल्यूज चलाना शुरू करो। औरतों को कैसे नहीं आती पीरियड्स प्रॉब्लम, किसने किया मना? एक एग्जांपल देता हूं, आई गिव यू एग्जांपल। एमिनोरिया में क्या होता है? एमिनोरिया डायग्नोज किया हमने पेशेंट को, यूएसटी करवाया, उसमें 3 एंडोमेट्रियम निकल रही है, 300 120 सेकंड में लॉज। सेकेंडरी ही होते हैं, मैंने प्राइमरी तो कहाँ मिलते हैं, 11 साल के उम्र में होते हैं और तुम पीरियड्स होते हैं, तो वैसे करो एक कोई हिसाब नहीं, बोलो एन नाइन चॉइस ऑफ ड्रग इज कुलत खाने के शायद बोलो वेर आई एम टारगेटिंग कुलत्थ श्लेष्म पित्त जननम, प्रोलिफरेशन ही नहीं कर पाओगे आगे कहां से जाएगा? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं ना। ट्रांसलिटरेशन शुड बी करेक्ट इन एरियल टर्म्स, इसलिए कुलत्थ के शायद इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एमिनोरियास, इजी मिलता है मार्केट में, 10 ml सुबह 10 ml शाम, सिंगल ड्रग, अगर उसमें शराब लिखी तो ऊपर से डाल दोगे तो मौज होगी। अगर लग रहा है कि रस पुष्टि अच्छे से नहीं ब्रेक रहा, रस ऐड कर दो, तीनों चीजें मिक्स करके देखो यहाँ। बट अब क्योंकि हमें उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के चक्कर में कफ बढ़ेगा, कफ पर उतना ना बढ़ के वो नहीं बढ़ेगा, बट पित्त का कहां जाएगा? पित्त विल टेक अ, पित्त अपने मृदु मध्यम पाक की अवस्था में जा रहा है, उष्णता बढ़ रही है, तो वो यहां से कहां जाएगा? स्पाइक, बस वही है सकते ना। अब यहां क्या हुआ? स्निग्धोष्ण से यहां क्या हुआ? उष्णता ज्यादा बढ़ी है,
उष्णता ज्यादा बढ़ी, स्निग्धत्व थोड़ा कम होगा। क्यों? स्निग्धता का नाश क्यों हुआ? स्निग्धत्व का नाश क्यों हुआ? कितना अच्छा है, मुझे समझ नाश क्यों हुआ? यस्य स्वेदने शक्ति सा उष्णः, तो उष्णता में किसका नाश होता है? जलीय भाग का। स्वेदन में जलीय भाग का नाश होता है। वो वैसा ही यहाँ पानी गिरा था और बाहर धूप थी, चलो उसी क्ले को हमने धूप में रखा, क्या हुआ? और क्या हुआ? काठिन्य, उसी को रुक्षता कहते हैं, उसी को खरता कहते हैं, उसी को ही कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। जिसको आयरन में क्या कहा है? शोषण। जिसे क्या कहते हैं? शोषणत्व। और शोषणत्व आ गया मतलब वहां पर रुक्षता आ चुकी है। स्निग्धता का नाश हुआ मतलब वहां पर खरता आ चुकी है। देखो, इसीलिए जब पहले ऐसी होती है एंडोमेट्रियम, बाद में कैसे जाती है? कैसे जाती है? इसीलिए देखो, मिट्टी का टुकड़ा है ना, सॉफ्ट मिट्टी है ना, सुनो सुनो सुनो, सॉफ्ट मिट्टी है ना, उसको ऐसे तोड़ो, कैसे टूटेगा? सॉफ्ट मिट्टी है, ऐसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? तोड़ना है उसे, कैसे टूटेगा? हमने दो हिस्सों में तोड़ा, फिर हमने और तोड़ा, फिर छोटा सा टुकड़ा है उसका, उसको ऐसे तोड़ा मैंने, कैसे टूटेगा? आराम से टूटेगा, आराम से टूटेगा ना। उसमें किस चीज की डोमिनेंस सबसे ज्यादा है? स्निग्धत्व भाग की ज्यादा, आराम से टूटेगा ना, टूटेगा ना। उसी को यस्य स्नेहने शक्ति, किस स्निग्ध कर्म किसका है? प्रेरणम जीवनम लेवनम स्नेहनम, नींद का है, आराम से टूटेगा ना, आराम से टूटेगा। उसी को आप सुखा दो, सुखा है ना, उसमें उष्णत्व डाला हमने, स्निग्धत्व का नाश किया, तोड़ो उसको, क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या होगी? अपान वायु जो है ना, अपान वायु तोड़ के उसे कैसे लगे? पहले में कितनी चाहिए? कम चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए बाद में तो क्रैम्प्स नॉर्मल में आएंगे कि तोड़ने वाले में? इसलिए जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन होता है उतना ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन रहता है उतना ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। आती बात समझ? ईस्ट्रोजन सुखाता है, इसलिए औरतों को हॉट फ्लैशेस चेंज हो जाते हैं वही मेनोपॉज में, क्योंकि वहां तो नहीं है कुछ सुखाने के लिए। कहाँ सुखेगा? धातु शोषण तो होगा, हाथ पांव चलेंगे, वहां तो नहीं कुछ नहीं, दहा होगी हाथ पांव में, बात कैसे समझाते हैं? हाँ, वो नहीं है ना वो ऑप्शन। ये किसके इन्फ्लुएंस में है ये सारा काम? ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ना, ये सारा काम ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में है, ये सारा काम किसके इन्फ्लुएंस में है? प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। ईस्ट्रोजन फॉल किया ही शरीर में कौन सा भाव कम हुआ? औरत में। और कौन सा भाव बढ़ेगा? खरत्व का भाव बढ़ेगा। मतलब लाइट बंद है, क्या लाइट बंद है मतलब? लाइट ऑन है मतलब अंधेरा नहीं है। स्निग्धोषण भाव नहीं मतलब, इसलिए औरतों को दर्दें होती हैं, औरतों को हॉट फ्लैशेस आते हैं, औरतों के हाथ पांव जलते हैं, टांगे टूटती हैं, हार्ट अटैक आता है। अग्नि, अग्नि, हाँ धार वाली नहीं, हाँ धार वाली नहीं। समझाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ वो ये है, यहां तक जब वो पानी सूख गया, वो कॉम्पैक्ट है इस समय, इसलिए सर्वाइकल म्यूकस कैसा होता है 16 डेज के बाद? ऐसे रबड़ बनता है। मैं नाम कुछ छोड़ रहा हूँ। रिसेप्टिविटी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है उसके बाद? अंदर जाने ही नहीं देगा, तो अंदर का क्या हाल होगा? तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होगी, तात्पर्य क्या है वहां पर खरत्व डेवलप होता रहेगा, क्योंकि बॉडी में एक ऐसी चीज डेवलप हो चुकी है जो कि शरीर के लिए अब देखो उष्णता है, रुक्षता है, खरता है, ये बॉडी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति है कि
अस्वास्थ्य की स्थिति है। तो फर्टिलाइजेशन में आहार रस के 3 भाग बनते हैं ना, रिसेप्टिविटी नहीं है उस चीज की, कहाँ पोषित करें, चैनलाइज कहाँ करें उस चीज को। ये तो नॉर्मल बॉडी है ना, बॉडी में कुछ नहीं है, देखो चला ऐसा कुछ, चला ऐसा कुछ, चला ऐसा कुछ, तो उससे कुछ चेंज होगा तो वहां पोषित करता है ना। आप ऐसा क्यों नहीं कहा हमने कि नहीं, ओवम की पुष्टि के लिए भी मैं एक भाग आहार का देता हूं। चले जाता है ना, इसलिए जाता है वो, क्योंकि शरीर में काठिन्य डेवलप हुआ है और शरीर को नहीं चाहिए कि मेरा जो स्निग्ध भाग है वो वहां जाए, इसलिए एक ही कारण रह जाता है उसका, वो क्या है, निकालना। बट क्या है ना, स्निग्धत्व का नाश हो गया है? नहीं ना, नहीं हुआ है ना, कम है, नाश हो गया। इसीलिए जब स्निग्धत्व मेंटेन है, पित्त मेंटेन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी पित्त इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्निग्धत्व शोषित हो गया बहुत, देयर विल बी मोर क्लॉट्स एंड स्कैंटी ब्लीडिंग होती है। होती है कितनी बार देखा मैंने, 7 mm एंडोमेट्रियम प्लस क्लॉट्स निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं? एक दिन ब्लीड होती है औरत, एक दिन, मेरी खुद की भाभी, एक दिन ब्लीडिंग नहीं होती उसको, क्लॉट्स निकलेंगे, बट ये नहीं है, स्कैंटी फ्लो है, क्लॉट्स है। दूसरा, स्निग्धत्व ज्यादा है, पित्त भी ज्यादा है, कैसा होगा? नॉर्मल होगा बट कैसा होगा? एक्सेसिव नहीं, थोड़ा नहीं एक्सेसिव, थोड़ा मतलब 5 डेज वाली ब्लीडिंग एग्जांपल जिसे हम कहते हैं। और कैसा लगती है? क्लॉट्स बड़े निकलना, हाँ, जितना ये यहाँ से यहाँ जाते हैं दोनों, लेकिन पित्त भी उतना ही डोमिनेंट है, उसके साथ खरत्ववाद डोमिनेंट हुआ, बट स्निग्धत्व अंडरलाइनिंग मेंटेन है अभी। वो आपके एंडोमेट्रियम जब कॉम्पैक्ट होती है तो क्लॉट्स बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा रहेगा उतने क्लॉट्स ज्यादा बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा रहता है, क्लॉट्स उतने ज्यादा बनते हैं। सच है ये, सच है ये। और इसीलिए जब रजत प्रवर्तनी देते हैं, क्यों देते हैं रजत प्रवर्तनी? ताकि ब्लीडिंग ना हो, ना लाइक हो। ब्लीडिंग करवाने के लिए रजत प्रवर्तनी। रजत प्रवर्तनी प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाती है शरीर में, रजत प्रवर्तनी प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाती है शरीर में। वो अगर तुम्हारी ब्लीडिंग यहां हो रही है ना, उसको प्रोलॉन्ग करेगी, वो 28 तक लाने के लिए हेल्प करती है रजत प्रवर्तनी। समझे? रजत प्रवर्तनी है कि तुमने आज खाई, तुम्हारी ब्लीडिंग ना ना ना, गलत है वो। तुम्हारी ब्लीडिंग ही 22 डेज में हो रही है। तात्पर्य क्या है? इधर तुम्हारा ये फेज छोटा है, क्या तुम्हारा ये फेज छोटा है? और अगर ये बहुत लंबा बढ़ गया तो तुम न्यूट्रल फेज डिफेक्ट में जा चुके हो। ओवुलेशन ढंग टाइम से होने चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन का टाइम खींचा पड़ा है, कब होगा बच्चा? कहां बैलेंस करो? होगा ही नहीं, न्यूट्रल फेज डिफेक्ट में चला गया बच्चा, पेशेंट। रेस्पिरेटरी कुछ नहीं, ये पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए अब सुनो, इसीलिए क्या कहा है पॉलीफ्रेटिव फेज को? क्या कहा है आयुर्वेद में? ऋतुमती। इसको दूसरा शब्द क्या है? पुष्पिता। जिसके लिए ऋतु कौन सी है? वसंत। वसंत इज इक्वल टू स्निग्ध उष्ण। वसंत के बाद एक ही ऋतु आती है जो कि क्या है? ग्रीष्म।
ग्रीष्म इज इक्वल टू रुक्ष उष्ण। और ग्रीष्म होने के बाद एक ही ऋतु आती है, दैट इज वर्षा, दैट इज शीत उष्ण, शीत रुक्ष, दैट इज नथिंग बट 5 बात कर। इसमें जो फीचर्स बताए सर, हाँ। वो सिर्फ 14 मतलब प्राइमरी स्टेज में तीन प्रसन्नवदनाम प्रक्लिन्नात्ममुखुजाम नरकामाम, आई एम रेडी, फेकंडिबिलिटी नरकामाम है कि नहीं मैडम, बोलो। ये आ जाएगा, देखो शब्द के बाद पढ़ा हुआ फेकंडिबिलिटी बोलते हैं इसको। फेकंडिबिलिटी होता है डे ऑफ ओवुलेशन से 4 दिन पहले 4 दिन बाद रोज सेक्स करो, बच्चा होगा ही। In and around. Yes. हाँ। जीरो टू 14 तक इसलिए तो कहा है कि ब्राह्मणी में 1 दिन का ऋतुकाल होता है, क्षत्रिय में 4 दिन का होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तात्पर्य क्या है, इतने दिन ब्लीड होता है, उसके बाद चालू होता है ऋतुकाल। और जब ऋतुकाल है, ओस ओपन है, गोफर उत्तरवस्ती है ना, इतने दिन ब्लीड कर चुकी है, 3 दिवस क्या है वो उत्तरवस्ती का श्लोक, इतने दिन बाद ब्लीड कर चुका है तो आप आगे जाओ। क्या है वो सिर्फ ये है कि आप ये स्टेज आपको दिखाई जा रही है। हाँ, इसीलिए डिफाइन क्लॉट्स विद पेन एंड विदाउट पेन। आती बात समझ? क्लॉट्स विद पेन है कि विदाउट पेन है? क्योंकि औरतों को डिस्मेनोरिया है ही क्लॉट्स के कारण। पूछ लो किसी औरत को। मुझे मना कर देना, मुझे नहीं आया पीरियड्स कभी, बट मना कर देना कि नहीं सर पतला ब्लीड हो रहा है बट दर्द बहुत है। मरने वाला दर्द तो होगा ना, क्लॉट्स फूटते हैं तब होता है। हाँ, ऐसे निकल जाता है। हाँ, वो भी देखना है, देखना है। शरीर की प्रगति भी देखनी पड़ेगी ना मैडम। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं, ये शरीर के कारण है। जैसे कवच प्रकृति की औरतों को क्लॉट्स होते हैं बट पेन नहीं होती, कभी नहीं होती ना। क्यों? तुम कुछ भी करो, उनका स्निग्धत्व का मेंटेन है लेवल एक शरीर में कैसे तुम कर लो जितना करना है कि नहीं? वो बात इसीलिए मतलब पुष्पित स्टेज ये है ना। वास्तव पेशेंट क्लॉट्स कैसे हैं? भयंकर दर्द होती है क्लॉट्स होते हैं कि बिल्कुल दर्द नहीं होती है? और सब बिल्कुल दर्द नहीं होती क्लॉट्स होते हैं क्लॉट्स। अगर पेन क्लॉट्स की वजह से है, जस्ट वो शतावरी टेक एवरीथिंग अपने आप इजी ले लो, अपने आप नॉर्मलाइज आ जाएगा। क्योंकि वहां वो पित्त और वात की जो स्थिति है उसको खत्म करना है घर में जाके उसके। इसलिए क्या दिखा हमने, गर्भाशय किसका घर है? वात, सॉरी कफ, पित्त, वात। गर्भाशय का अपने आप में पूर्ण शरीर है जहां पर उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों स्थितियां आ रही है। इसलिए वो कोष का अवयव है। अवयव अपने आप में पूर्ण शरीर होता है, अवयव वो ग्रहणी जैसा भाग नहीं है वो। ग्रहणी क्या है? हिस्सा नहीं है वो। अवयव है वो पूर्ण। अवयव मतलब पूर्ण रूप से बन चुका है। एग्जांपल, ये कमरा, यहाँ ये पिलर होते हैं ना सिर्फ, तो मैं क्या करता है इस कमरे का? कुछ भी करो, टेंट लगाओ। अब कमरा है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? जो इस 4 दिवारी में संभव है वो पार्टी हुई, क्लास हुई, लेक्चर हुआ, सेमिनार हुआ। मतलब इस शरीर की जो स्थिति हो सकती है वो वहां हो सकता है। इसीलिए वहां पर स्कैंटी होता है फ्लो, वहां पर एक्सेस फ्लो होता है, वहां पर क्लॉट करते हैं, वहां क्लॉट नहीं करते हैं, वहां एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है, वहीं पर अबॉर्शन हो जाता है, वहीं पर मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वहां पर प्रोलिफरेशन है, वहां पर प्रोलॉन्ग प्रोलिफरेशन है, वहां पर डिफेक्ट्स हैं, मेंस्ट्रुअल डिफेक्ट्स हैं, प्लानिक डिफेक्ट्स हैं, वो हैं,
क्लॉट है, फाइब्रॉइड है, कैंसर है, एंडोमेट्रियोसिस। वो अपने आप में पूर्ण अवयव है। उस अवयव की स्थिति हमने डिफाइन की है कि वो प्रायः त्रिदोषज है, बट क्योंकि स्थान किसका है? मैडम क्लॉट डोमिनेंट है कि रजो अति प्रवृत्ति डोमिनेंट है? हाँ, तो मतलब पुष्टि किससे होती है स्थान में? अपान के घर की किसके ऊपर हाथ मारने कोई फर्क नहीं है। अब क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी थी, बट तुम्हारा वायु यहां से यहां जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था ना, बट तुम्हारी वायु को क्या दिक्कत हुई? There is a predisposition of वायु। हाँ, तो जो ऐसे जाके यहां जाना चाहिए था, उसकी स्थिति ही यहां से शुरू हुई है। इसलिए हमेशा गर्भाशय के लिए ऐसी ऑक्सीजन नहीं जो बहुत सौम्य कंडीशन की हो, बहुत हार्श ऑक्सीजन नहीं चाहिए गर्भाशय के लिए, सौम्य चाहिए बिल्कुल। जैसे फलघृत, देखो फलघृत क्या है, कड़वा है मान लिया, बट सौम्य औषधि चाहिए। शतपुष्पा देखिए कभी कैसी है, मर्दों को खिलाओ, हमारा सिर्फ पेट खराब करती है। शतपुष्पा उष्ण स्निग्ध, उष्ण स्निग्ध समझते हो? उष्ण स्निग्ध का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब, क्या होता है उष्ण स्निग्ध का? गरम घी, गरम घी, घी नहीं है वो, गरम घी है वो। काम उसका वही है स्निग्धत्व का। घी से उष्णता निकाल दो तो स्निग्ध क्या करता है? पीछे स्थिति देता है किसी चीज को। वो गर्मी डाल दो उसमें तो क्या काम करेगा? उसमें फूले तल दो, बड़े तल दो, मतलब उसका काम ही चेंज हो जाता है उष्णता की वजह से। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है, पुरुषों में ऐसा नहीं है। पुरुष शीत और शीत स्निग्ध है, और दैट इज द मेन कारण कि semen is white and raj is red। एक कारण सिर्फ, वो एक्टिव फिजियोलॉजी नहीं है। मैंने कहा तो इसको हमारी ही भाषा में समझना पड़ेगा, तो ही तुम वहां टारगेट कर पाओगे। इस स्थिति में कोई तुम्हारे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी काम नहीं करेगी। कहाँ करेगी? क्योंकि हमें आता ही नहीं वो। इसलिए तो मेंस्ट्रुएशन सबसे मुश्किल कंसेप्ट है ठीक करने वाले लोग, क्योंकि मॉडर्न में ट्रीटमेंट नहीं है। क्या है? क्लॉट्स लाते हैं, NSAIDs, वो खत्म हुए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स खत्म, फिर वही प्रोलिफरेटिव डिफेक्ट है एस्ट्रोडाइन, बाद के डिफेक्ट है प्रोजेस्टेरोन, और एबॉर्शन है प्रोजेस्टेरोन डालते रहो पीछे इंजेक्शन में हर दूसरे महीने। क्यों? जब तुम्हें ये समझ आता है तो तुम्हें समझ आता है कि यहाँ ये स्थिति है, तो क्यों हमने गर्भपातवास दिया, क्यों हमने लघु मालिनी बसंत दिया, जो यहाँ टारगेट कर रहे हैं इस स्थिति को मेंटेन। बच्चा 9 महीने चल रहा है, मतलब ये स्थिति मेंटेन चाहिए ना, 9 महीने 9 महीने मेंटेन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर हाँ कैसे पढ़ना है? हाँ 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 ऐसा नहीं पूछना होता, डेफिनेट नहीं पूछना होता उससे, बाकी तुम कुछ भी पूछो मुझसे, डेफिनेट है बहुत सालू ना पायलट पढ़। तो जब हमने यहाँ पढ़ा, ये कौन से लक्षण देखे हमने? कौन से लक्षण देखे हमने? हमने देखे ये व्याधि के लक्षण देखे हमने, है ना? फिर हमने व्याधि के दोष देखे, फिर हमने स्थानिक दोष देखे, जो कि क्या है? वात पित्त कफ तीनों है, डिपेंड करता है
phase of menstrual cycle which is hampered. which is dominant. Dominant क्या hampered है? इस condition predominantly वातिक phase involved है. अपान तो चौथी प्रवृत्ति अगर आप ले रहे हैं ठीक है. During menstruation. हाँ तो प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट यहाँ पर predominantly कैसे हैं? अगर मैंने कहा तो फिर और एक प्लॉट है तो कोई इशू नहीं है कोई बात नहीं. जब हमने ये ले लिया हमारे पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. Plotting ग्रंथि लिख लो मैं क्या मना कर रहा हूँ लिख लो ठीक है. जब ये कर लिया हमने वहां पर हमारा क्या हो गया खत्म. ज्ञान पंचक कंप्लीट हो गया यहाँ पर रोग परीक्षा खत्म हो गई हमारी. क्या खत्म हो गई? रोग परीक्षा. रोग परीक्षा खत्म हो गई हमारी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रोगी परीक्षा. अब डिफाइन करना है कि क्या ये पेशेंट जो है उसमें हमारा मेडिसिन काम करेगी. मेडिसिन काम करेगी तो कौन सी मेडिसिन काम करेगी? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेन दशम परीक्षा फ्रॉम वाग्भटा. दुष्यंत देशम परम कालम अनलम प्रकृति मया सत्वम सात्वम तथा आहार अवस्था का प्रकृति. ठीक है. सबसे पहले ये देखेंगे बेसिक. चलो पहले क्या है? दुष्यंत देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहार अवस्था. चलो दुष्य क्या है इसमें? दुष्य क्या दूषित है शरीर का भाग? रस रक्त. ठीक है. रस रक्त प्रेडोमिनेंटली हमें पता है इसमें कि इसमें आत्मा दृष्टि है क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म के लक्षण मिलते हैं. चलो दोष कौन सा है प्रेडोमिनेंट? दोष देश कहाँ का है? देश के दो स्थान हैं. शरीर का देश और जहां दूषित है वो देश. शरीर का देश कौन सा है? गर्भाशय प्राय वाती स्थान. दूसरा देश एग्जाम्पल बेलगाम है. ठीक है मान लिया आपने आलू बोला ठीक है आलू देश है. तो हमने क्या पूछना है क्या यहाँ कैसा हुआ है कि जब पहले थे कहीं और तो वहां कैसा था? नहीं कोई चेंज नहीं है. नॉट एप्लीकेबल. बलम व्याधि का बल रोगी का बल. ठीक है व्याधि बल रोगी बल. व्याधि का बल डिफाइन कर लिया हमने कितना है. ठीक है मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ व्याधि है ना. बट रोगी बल कैसा है? कैसा लगेगा पता? सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है. इज दिस डिजीज हैम्परिंग योर वर्क? हाँ या ना? हाँ मतलब कर रहा है. और दूसरी बात 6 महीने से बीमारी तो कर ही रहा होगा. तीसरा कालम कौन सा टाइम है जब ज्यादा बढ़ता या कम होता है? कौन कौन से काल पूछने हैं इसमें? ऋतु. ठीक है डे ये दोनों पूछने. सीजनल वेरिएशन मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है. डे में वेरिएशन है कुछ. शाम के टाइम ज्यादा मिलता है, दिन के टाइम ज्यादा मिलता है, सुबह के टाइम ज्यादा मिलता है, रात में ही क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं, फेवर होता है. कुछ भी कह सकता है पेशेंट. चलो नहीं है सब बस. ये क्या है? अनलम. अग्नि की स्थिति क्या है? अग्नि की स्थिति कैसे पूछेंगे? वो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम देखेंगे धातुवाचक प्रयोग होगा जहाँ की बीमारी है. ठीक है जहाँ की बीमारी है वहां पर क्या स्थिति है? जहाँ बीमारी है वहां की क्या स्थिति है? देखिए अग्नि सम है, विषम है, मंद है, तीक्ष्ण है. कैसी है? विषम. विषम दो प्रकार का होता है प्रेरक और मंद. इट कैन फ्लेयर अप, इट कैन गो डाउन. वो विषम है. प्रकृति रोगी की प्रकृति क्या है? प्राय शरीर से देख के लग जाता है पता. नहीं लगता तो नाड़ी भाषा सीख लो. लग जाती है 1 मिनट में लग जाती है. चल मान लिया कफोपाइथी प्रकृति है. वय कितने साल की फीमेल थी? 32 ईयर्स की. प्राय पित्तकालीन प्रकृति है. सत्व सत्व परीक्षा कैसे करें?
ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है बट फिर भी प्राणायाम आते हैं साथ में। डाइट के बारे में कुछ क्षीर नृत्य साथ में कि है कि नहीं, और कषाय ले पाएंगे, टैबलेट ले पाएंगे, कैप्सूल दूं, क्या प्रेफर करते हैं मेडिसिन में? ठीक है, क्या प्रेफर करते हैं मेडिसिन में? चलो अब प्रॉब्लम साथ में है, सब जो आप बोलेंगे वो ले लेंगे। आहार, आहार का परिणाम कितना है, अभ्यंग शक्ति है जितनी है, पोष की शक्ति कितनी है? खाना ठीक है बट आपने लॉस ऑफ एपेटाइट कहा था, कहा है, देखो लॉस ऑफ एपेटाइट कहा है, अरुचि है। आहार ले सकती हूँ, अभ्यंग ठीक है बट जलन नहीं होता है, जलन इशू है, पछता नहीं रह सकता, इसलिए बिना शुगर देखो, बिना द्रव था उसको, बिना बढ़ता से उसको हमारे में एक रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में अवस्था, अवस्था कैसी है व्याधि की? नया है कि पुराना है? नव है बट कहाँ खत्म कर चुका है? नव है, तरुण नहीं है, ये प्रायः कैसा है? जीर्ण व्याधि हो चुकी है इस समय। जीर्ण ने बोला मैडम, पुराण नहीं बोला। आमत्व का नाश है, इसमें आमत्व नहीं है क्योंकि अग्नि का स्टेटस लगभग ठीक है हर जगह। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, देन वी डिसाइड की कोष्ठ की स्थिति क्या है आपकी, कोष्ठ की स्थिति कैसे डिफाइन होगी? भूख से, यहाँ क्षुधा, यहाँ जानी है क्षुधा, यहाँ जानी है मल प्रवृत्ति। पूरे कोष्ठ की स्थिति ऐसे जाननी, दो हिस्सों में जाननी है कोष्ठ की स्थिति। कोष्ठ की स्थिति दो हिस्सों में जाननी है, कोष्ठ अपर कोष्ठ, कोष्ठ लोअर कोष्ठ। अपर कोष्ठ इज अग्नि एंड लोअर कोष्ठ इज पक्वाशय। यहाँ पूछो कोष्ठ की स्थिति कैसी है आपकी? यहाँ चार क्वेश्चन रहते हैं। जो खाते हैं टाइम पे पचता है कि नहीं पचता है? जो खाते हैं वो टाइम पे खाते हैं पर टाइम से पचता नहीं है। कुछ भी खा लो कुछ भी पच जाता है, कभी पचता है कभी नहीं पचता है। चारों में से क्या है ऑप्शन? आप क्या बोलेंगे? कभी पचता है कभी नहीं पचता है, मतलब कोष्ठ आदि की स्थिति क्या है? विषम। तात्पर्य क्या है? क्या आप कोई भी औषध पेट में डाल सकते हैं? आप आगे ना समझ, इसलिए अब घी डाल देंगे, डालेंगे, आप कषाय डालेंगे, डालेंगे, कितना मात्रा में डिफाइन, विषम है वो। अब यहाँ से डिफाइन, यहाँ हमें पता लगेगा हाथों में कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या कोष्ठ में गड़बड़ है कि नहीं है? है ना। फिर पक्वाशय, मल की प्रवृत्ति कैसी है? जस्ट टेल देम अबाउट द ब्रिस्टल स्टूल चार्ट, सिंपल एग्जांपल। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है 1 to 6 के लेवल पर कहाँ है? 1 बहुत कठोर होता है और यहाँ पर बिल्कुल द्रवत्व होता है, यहाँ बिल्कुल ऐसे होता है। कहाँ है? ये भी 4 या 5 है ना, ये 4 है अगर तो 5 और 6 है, मतलब 5 है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में। तात्पर्य क्या है? डायरिया नहीं, भिन्न हाँ इसको कैसे एनालाइज? देखो क्षेत्र सेम है ना, एक ही क्षेत्र की व्याधि है। ऑब्वियसली, तो ये कब हो रहा है? रजो अति प्रवृत्ति कब हो रही है? ड्यूरिंग मेंसेस या विदाउट मेंसेस? ड्यूरिंग मेंसेस। हाँ, तात्पर्य क्या समझना है कि अगर यहाँ 5th आ रहा है, मतलब यहाँ वात के कारण भिन्न वर्चस आ रहा है। भिन्न वर्चस केवल वायु का लक्षण नहीं है, मतलब कोष्ठ से ऊपर से वो पित्त और कफ भी कहीं ना कहीं नीचे पहुंच रहे हैं, इसलिए वो पतला हो रहा है स्टूल। तो कहीं ना कहीं सब लाइन पित्त और कफ भी है, बट इसे समझना ये है कि अगर कोष्ठ में दिक्कत दिख रही है, हो सकता है वो कोष्ठ की दिक्कत ही शाखा में कहीं गड़बड़ कर रही है, या वो शाखा की दिक्कत है इसलिए वो कहीं ना कहीं कोष्ठ में दिक्कत कर रही है। तात्पर्य हम यहाँ से इस वायु को नहीं जीतेंगे अगर, तो शाखा में वायु कम होने वाली नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से पहले उसको हटाना है। मतलब पूरे कोष्ठ की स्थिति कैसी है? वातस तो क्रूर होना चाहिए कोष्ठ, वातस तो क्रूर होना चाहिए कोष्ठ, बट यहाँ वातस क्रूर है नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है क्रूर। देखो जब ये समझ लिया हम, फिर हम पूछेंगे कि
दुष्ट की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, विषम है अग्नि, कोष्ठ से खाना ठीक से नहीं निकल रहा है, मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं वो ऐसा ही निकल रहा है, जब भी निकलना कैसे चाहिए ऐसा कॉम्पैक्ट, वो निकल कैसा है ऐसा, मतलब ये कोष्ठ में ऐसा हो रहा है कि यहाँ से कुछ बॉडी में भी जा रहा है, नहीं सब नहीं, बहुत चीजें बॉडी में भी जा रही है, वो बॉडी में जा रही है, बॉडी किसी किससे डिफाइन होती है, मूत्र से, मूत्र से क्लेद वाहनम, वो क्लेद जो बॉडी की स्थिति है डायरेक्टली डिफाइन की धातु आश्रित अग्नि कैसे काम कर रही है, ठीक है, मतलब अब हम डिफाइन करेंगे कि वो मूत्र कैसे काम कर रहा है, आस्क फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कलर ऑफ यूरिनेशन, प्रेडोमिनेटली वो बता दे, अब बोलो फॉर आपने क्या बोला, मूत्र कैसा है, मूत्र कैसा है, क्लियर है, वाइट है, नो फाउल स्मेल है ना, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 से 6 बार बोला ना मैंने अपने को, मतलब हर टाइम कितना निकल रहा है लगभग, टोटल कितना हुआ, एक रात्रि में ये आपकी यूरिन का कंपोनेंट जब हमने देखा तो हमें क्या लगा था, क्लेद में इतनी दृष्टि नहीं है, क्लेद में उतनी दृष्टि नहीं है, मतलब धातु अग्नि में वो जो वैषम्य है ना, वो वैषम्य मानवीय डोमिनेंट नहीं है, होता रहता है फ्लक्चुएशन वहां, बट वो मानवीय डोमिनेंट नहीं है, ये इनहिबिशन का मतलब वो ऐसे ऐसे नहीं है, वो somehow ऐसे ऐसे है, अगर वो मान है तो यूरिन कैसे होगा, अत्यधिक यूरिन आएगा ना, वही तो प्रमेय संप्राप्ति है, बिल्कुल नहीं तो वही तो कृष्ण संप्राप्ति है। नेक्स्ट इज निद्रा, वी विल डिफाइन निद्रा नेक्स्ट वन, कि शरीर में प्राकृतिक कफ की स्थिति कैसी है, निद्रा कैसे आती है, यहाँ देखो ना लक्षण, फिर मुझे बोलो कि निद्रा कैसे आती है, मान लीजिए डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है, कैसे डिस्टर्ब है, इनिशिएशन में डिस्टर्ब है कि बीच में टूटती है, डिस्टर्ब ड्यू टू पेन, मतलब इनिशिएशन में दिक्कत है कि बीच में टूटती है, देख लो तुमने कहा क्या, तुम बोल क्या रहे हो, इनिशिएशन मतलब वास्तव बीच में टूटती है, पित्त में, ठीक है, यहां आगे लक्षण कि ये बात डोमिनेंट है। फिर अगला पॉइंट है व्यसन, औरतों के व्यसन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फ्रिज से ठंडा खाना, पर्यूषित भोजनम त्रिदोष प्रकोपणम, फ्रिज में रखी हर चीज पर्यूषित है, पता है ना, सड़ा है वो, ठंडा इसमें सड़ा नहीं रहा है, भागवत देख लो, पर्यूषित भोजन त्रिदोष प्रकोपणम, और वो शीत है, उसमें शीतता इन्फ्यूज किया आपने 12 घंटे रख के -4 डिग्री पे, अचार फर्मेंटेड आइटम में, ये चिप्स क्या है, खरपाक नहीं है आलू का, तो फिर तेल में तला भूनना है तब सारा भी है खरपाक, कैसे टूटता है, हाँ ऐसे टूटता है, फिर इसमें हो गया आपके क्लॉट्स, पूछो व्यसन, ये व्यसन, व्यसन वो है जिसमें आपकी इंद्रियों का संयम नहीं है, चाय कॉफी नहीं हमें दिक्कत, चलो नहीं है व्यसन नहीं है, सब कुछ ठीक, पूछ लिया ना, वी विल गो टू नेक्स्ट मिनट कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा, कोई और बीमारी भी है कि नहीं है, देखो रोग परीक्षा होगी, रोग परीक्षा होगी, वी नो द कंप्लीट प्रोफाइल, बट अभी पेशेंट की प्रोफाइल बताया अभी हमें, इसे पिछली प्रोफाइल क्या थी वो नहीं पता है ना, तो हम यहाँ से देख लेंगे, सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, हो सकता है ना, हो सकता है उसको कहीं पाइल से दिक्कत होती होगी, श्वास वगैरह हुआ उसके बाद कहीं कुछ हुआ, अब लोग कैसे कैसे सकते हैं, अपान दृष्टि में कुछ भी हो सकता है, अपान दृष्टि है ही नहीं चीज, वायु का घर है वो,
अपना घर, और अपने घर में बिगड़ी हुई गाड़ी है, उसको कुछ भी करना तो चीखती है ना बात। उदावर्त, अर्श की संपाति उदावर्त, अर्श निदान है उदावर्त का। उदावर्त का कॉज भी अर्श है, उदावर्त का कार्य भी अर्श है, कारण भी अर्श है, और वही आ जाएगा उदावर्त में योनि व्यापक है। कैसे? कभी योनि व्यापक भी लेना चाहिए। फोटो से मेरे पास योनि व्यापक देखिए आप लोगों ने कभी ओरिजिनल योनि व्यापक की फोटो से देखो। जब ये कर लिया हमने एंड वी गॉट के नहीं, पेशेंट को कोमोर्बिडिटीज कुछ नहीं है, हम वी कैन गो अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोमोर्बिडिटी होगी तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं चॉइस ऑफ मेडिसिन में मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। अब मैं फिर देखता हूँ कि चलो देख लिया, अब हम एक बार बायोमेनुअल या हमें कुछ भी करना है एग्जामिनेशन में, एक बार करके देखेंगे कि कैसा है। कोई लीजन्स तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यही है, प्रदर ही है। अभी प्रदर अंदर का है कि बाहर का है हमें क्या पता है? ब्लीडिंग है ना सिर्फ, ब्लीडिंग कहाँ से है हमें क्या पता है? बाइगोनल यूट्रस है, एबनॉर्मल यूट्रस वो है, रिट्रोग्रेड है कि पीछे वो एक्टिवेटेड रिट्रोफ्लेक्स, कैसे हो सकता है? ये तो हम रूल आउट ही नहीं करेंगे कि क्या है अंदर, हम ये तो हम सिर्फ पूछ रहे हैं ना, ये तो युक्ति है, अनुमान है, सिर्फ प्रत्यक्ष थोड़ी है ना। वी विल गो फॉर प्रत्यक्ष, ये कैसा है? फॉर एग्जाम्पल बच्ची है, हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, हम हाथ ही नहीं लगा सकते, क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ जब हम पहुँच गए कि इंस्पेक्शन ये और ये, तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे? जब इतना पूछा तो यहाँ से हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न जब हमने दर्शन कर लिया, देख लिया पेशेंट को कैसा है, सब कुछ ऐसे देखा, वो स्टेज पड़ी है लड़की, पक्का रसोई लक्षण है, पक्का है पांडु संप्राप्ति से ठीक होगी, व्याधि है ये अति का जो प्रवृत्ति पर पांडु संप्राप्ति से ठीक होगी, ऐसा लगता है मुझे तो नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ तो इशू है। फिर मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया? भेजा इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन हमने यूएसटी कर दिया, लो यूएसटी एब्डोमेन प्लस क्या बोलते हैं पेल्विस प्लस एडनेक्सा कंप्लीट मुझे देख लीजिए। ट्रांसफर नहीं, ऊपर से तो एडनेक्सा, हाँ ओवरीज ऊपर से भी आती है ना, ठीक है, सिंपल। पर एब्डोमेन प्लस क्या बोलते हैं पेल्विक प्लस एब्डोमेन एडनेक्सा के साथ चाहिए, मतलब मुझे ऑर्गन्स भी चाहिए साथ में, इशू नहीं। अब वो एंडोमेट्रिक ये हेमरेजिक सिस्ट है, फिर वो एंडोमेट्रियोसिस हुआ, फिर देखो इधर देखो, एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो सकता, ये जो आपने सारा बोला 6 महीने से ब्लीडिंग है, पेन है, प्लास्टिकल एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण बताए तो होते हैं। मानो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपी है डायग्नोस्टिक की, बट एंडोमेट्रियोसिस कैसे हो सकती है? वो हेमरेजिक क्या बोलते हैं सिस्ट है ओवरी में, ओवरी में सिस्ट दिखी, नीचे सिस्ट नहीं दिखी, आपको तो लग पता वो तो एंडोमेट्रियोमा है, एंडोमेट्रियोमा है वो, जरूरी नहीं कि नीचे रहना ही चाहिए, क्या बोलते हैं यूट्रस में, वो वहां पर चला जाएगा, बट वो आपकी वो जो साइकिल है ना उसको इतना डिस्टर्ब करेगा कि एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए यहां तक तो हम आ गए, हमने ये किया। नाउ टू एलिसिट निदान, प्रीडोमिनेंट निदान, जैसे कि उदावर्ती होने व्यापक का सबसे बड़ा कारण है कप्स यूज करना, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करना, मेंस्ट्रुअल कप यूज करना, टेम्पॉन यूज करना, सबसे बड़ा खतरनाक कारण है। मार्ग में मादा ही सबसे बड़ा कारण है, सिंपल सा है, मुंह में रुई डाल दो ना, फिर बोलो कि हम बोलेंगे, वैसा है वो, रुई लो मुंह में डाल दो, बुरा बात हो, बोलने की प्रवृत्ति है ना, बोलने की बात है, सिग्नल है, फोर्स है, लगा दो, आवाज तो निकल रही है, सही से निकल रही है, इतनी सिंपल सी बात है। जब तो मुंह में नहीं डाल सकते तो नीचे क्यों डाल रहे हो? दैट इज सबसे सेफ ऑप्शन, ऑब्वियसली मैं तो कहूंगा, जोर से कहूंगा। अब क्या नाम है मैडम का? सीताराम मैडम हमारी भगवती अम्मा मैडम, बहुत पुरानी मैडम है, बहुत बुढ़ी मैडम है। उन्होंने मुझे सामने अपने सामने बैठ के बोला था, उदावर्ती होने व्यापक का एक कारण हमारे जीवन में सिर्फ एक कारण है, वह टेम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करना। 40+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दो चीजें बोली थी ना मुझे कि
जब भी औरतों की दिक्कत हो गंधर्व स्टार्टिलेशन। दूसरा, जब भी दर्द की दिक्कत हो मेंस्ट्रुअल अपसेट डायग्नोस। 4 घंटे बैठ कर उस औरत के साथ उसमें से 2 बातें बोली मुझे काम की, बाकी बहुत होता है। कभी भी फीमेल्स की ट्रीटमेंट विदाउट गंधर्व स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। गंधर्व स्टार्टिंग का श्लोक क्या है? गंधर्व हस्त। गंधर्व स्टार्टिंग का श्लोक क्या है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैं बताता हूं। शायद कहाँ है गंधर्व स्टार्टिंग? 120 3 ही बन चुकी है। देखो गंधर्व स्टार्टिंग, देखो गंधर्व हस्त चिर बिल्व उताश विश्व पत्या पुनर्धि निवासक भूमि नावेहि क्वात सुसैंधव सदुयुक्तम। सैंधव और गुण मिला के दो क्या करता है? पवन शांति ही वायु शान वन्नी बलाय स्निग्धोष्ण संप्राप्ति को ठीक रखना, रुचये रुचि का नाश करना, मल शोधनाय जितना वहां गंदगी है उसको साफ करना। मल कुछ भी हो सकता है, वात पित्त कफ सब धातु और त्रिमल, ये सब ही क्या है? मल। जब हमने यहाँ देख लिया ये हमें लग गया पता, then we ask the question to the patient, cut short questions कि क्या ऐसा है इसकी वजह से ऐसा है। निदान हम करते हैं, ऐसे पेशेंट नहीं बताता है क्योंकि पढ़ा हमने है, पेशेंट ने नहीं पढ़ा है। पेशेंट को थोड़ी पता तिल निष्पाव माश इससे हुआ है मुझे, ऐसा बोलेगा पेशेंट? तुम पूछो क्या ऐसा है, ऐसा है, आहार कैसा है, विहार कैसा है, विचार कैसा है। जब इतना आ जाता है, जब तुमने यहाँ डायग्नोस कर लिया कि देखो, जब तुमने ये डायग्नोस कर लिया कि हम रूटीन में आपने जो कराना था वो करवाया, साथ में आपने इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे यूएसजी एमआरआई जो कराना था वो करवाया, तो हम पहुंचते हैं डायग्नोसिस। पर डायग्नोसिस बनता कैसे है? इतनी सारी चीजों को 10 मिनट की कंसल्टेशन है। इट्स अ 10 मिनट ऑफ कंसल्टेशन। कैसे? अब हमें डॉक्टर व्याधि निश्चय करना है, हमें इस व्याधि का निश्चय करना है। हमने व्याधि का निश्चय मतलब वी हैव टू नेम दिस व्याधि, ठीक है? देखो यहाँ मुझे बताना है इस व्याधि का नाम क्या है। देख कैसे बनाएंगे हम व्याधि, कैसे इस चीज को फिट करेंगे। देखो दोषिस वात धान्य, हाँ धातुइस शाकाश। समझा देंगे कैसे? मध्यम लिख के नहीं है, मैंने आगे होते हुए। हाँ रोग विशेष, which name of the व्याधि is? नेम ऑफ द व्याधि, नेम ऑफ द व्याधि, ज्वर रक्त पित्त पांडु क्या है? दिस इज द डायग्नोसिस। क्या है ये? ये है रस रक्ताश्रित आर्तव वह स्रोतोवत शाखाश्रित वातधान्य। इसको शाखाश्रित लिखने का मतलब ये नहीं कि हमने आर्तव स्रोत लिख दिया। आर्तव स्रोत से ना, स्रोत शाखा होते हैं। नहीं मैंने तो चरक ने बोला है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कभी फिर उसके बहुत लंबा टाइम चाहिए। आपने खुद बोला कि गर्भाशय कोश का अंग है और मध्य में नहीं है। मध्य में तो मैं फंसना चाहता है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ।
इट विल टेक लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई। देखो जब रस रक्त आश्रित आर्तवस्त्र होता तो कह दिया था वो शाखा ही है, इसलिए मैंने भाषण था। देखो ये बात प्रधान रस रक्त आश्रित आर्तवस्त्र होता तो कर मतलब एक प्रेडोमिनेंट प्रभाव कहाँ का है? आर्तवस्त्र होता का गर्भाशय मूल है उसका, आर्तवस्त्र होता का जहां पर रस रक्त की दृष्टि है जो वात प्रधान है। अच्छी बात समझ, वो ऐसे है। देखो ये है बीमारी आपकी कौन सी? प्रदर। ये है उसका स्रोतस, ये है उसके कंपार्टमेंट्स। उस स्रोतस के जहां पे दिक्कत है किसकी? वात। टिकट ठीक क्या करना है? वात। जो किस धातु में है? रस रक्त में। जो कहां का है? आर्तवस्त्र। जो कि किस बीमारी को जन्म दे रहा है? तो ठीक क्या करना है? ठीक क्या करना है? वात ना? वायु ठीक करनी है। बोल वायु ठीक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली, बट कुछ और। और आगे ना, नाउ वी विल गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन। चिकित्सा पत्रक। चिकित्सा पत्रक हम पहले देंगे इंटरनल मेडिसिन का, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव नो शोधन। किसने बोला शोधन चाहिए? हो रहा है शरीर में 6 महीने से भाई। अब चिकित्सा पंचकर्म या कुछ और चाहिए आपको? बोलो भैया, एडवाइजेशन करना है कि नहीं करना है? जस्ट टेक एंड सेंड द पेशेंट टू द वार्ड। बोलो ट्रीटमेंट बोलो। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्सटर्नल, फर्स्ट आउटसाइड। बोलो एक क्वेश्चन बोलो जल्दी, करेक्ट क्वेश्चन तब मैं बोलूं। नो नहीं मिलेगा, जीर्ण अवस्था है, इसलिए पढ़ा था हमने अग्नि की स्थिति क्या है पोस्ट में। बात है परमानेंट, दीपन पाचन नहीं करना है, स्टेबलाइजेशन ऑफ अग्नि चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पतला बात समझ क्यों दिया? नहीं, अपान क्षेत्र में बात का समान होगा। अर्श के लिए कर सकते हैं तो इसके लिए भी कर सकते हैं, तो फिर ब्लीडिंग बाहर हो रही है, क्यों? इंटरनल नहीं होता तो फिर अब नेक्स्ट एक मिनट पहले एक यहाँ पर बताओ। एक ऐसी औषध जो आर्तवस्त्र में काम करे, शाखा में तो करेगा ही, आर्तवस्त्र में काम करेगा, आर्तवस्त्र से बात को शमन करेगा। सिंपल, आर्तवस्त्र से बात का शमन करेगा। आर्तवस्त्र में बात को कम करेगा। दे दे, मान लेता हूँ, मान लिया। फिर कैसी औषध है? व्याधि तकनीक है कि हेतु तकनीक है? नैनो एग्जाम्पल बोलो। तो पढ़ेंगे सुकुमार का
तथा सिद्धम सुकुमाराख्यम सुकुमारम क्या रसायनम। कैसी संप्राप्ति थी? कैसी संप्राप्ति थी? कैसी संप्राप्ति थी? निकल क्या रहा है उस संप्राप्ति में? हाँ हाँ मैडम, जीवदान हो रहा है संप्राप्ति। इट शुड बी टेकन सीरियसली। 6 महीने से ब्लीडिंग है, अगर 6 महीने से ब्लीडिंग है तो क्या रज का निर्माण प्रॉपर हो रहा है हर बार? नहीं, तो निकल क्या रहा है वहां से? हाँ, और जीवदान अत्यधिक स्थिति है। इट इज मरण संभाव्य माने। ट्रीटमेंट किसकी चाहिए? तो फिर कौन सी गाइनी? कोई गाइनी कोई नहीं, रसायन चाहिए यहाँ। हेलो, वात आतप अध्व यानादि परिहारी ही एषु यंत्रणम। इन सब से रोको पेशेंट को, इन सब परिहार को ये नहीं करने हैं। प्रयोजन सुकुमाराना ईश्वराणाम सुखात्मनाम। कैसे? नृणाम स्त्री वृत्त वृत्तानाम अलक्ष्मी कलिनाशनम सर्व काल उपयोगेन कांति लावण्य पुष्टिदम। कहा था मैंने मुझसे भेज दी। देखो, वृद्धि विद्धि गुल्म। फोकस ऑन दिस पॉइंट। अर्श, फोकस ऑन दिस पॉइंट। योनि रोग अनिल आर्तिशु। बैठा होता है फिट कि नहीं बैठा? लाल लाल रखा है यहाँ, देखो। नेक्स्ट पॉइंट, शोफ उदर खुद प्लीहा विड निबंधेषु च उत्तमम् अनिल आर्तिषु च उत्तमम्। योनि अनिल आर्तिषु। योनि अगर कैसी है तो उत्तमम्। योनि की डेफिनेशन क्या है? शंखनाभ्याकृत योनि। ये देखो, शंखनाभ्याकृत योनि। पत्यपत्र नहीं कहा है, नौ सा पत्यपत्र। शंखनाभ्याकृत योनि यत्र गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। सुकुमार ग्रंथों कैसे नहीं पढ़ते? और ऑप्शन कुड बी सुकुमारम के शायद, ठीक है? और क्वेश्चन डिपेंड करता है आप क्या देना चाह रहे हैं। प्राइमरी स्टेट में आईपीकोविड की शायद क्यों? क्योंकि अगली विषम है, वो स्टेबलाइज आ जाएगी उसके साथ। नेक्स्ट क्या देने बोलो? ऐसे पढ़नी चाहिए मेडिसिन। देखो, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा कि सुकुमार वृद्धि देना है। ऐसा हो ना सीसी में आओ से तो तुम्हारा रहता तो होता। हाँ, सेकंड ऑप्शन दो ना, मैं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन से कम हो तो हमारे पास ऐसा रहता है कि यही यूज करेंगे। बोलो, बात है पहले औषध करते करते स्वस्थ तो होगा हमारा। बोलो, बोलो, बोलो तुम्हें जल्दी। So I feel like we've solved the problem. हैं? You already solved the problem. पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। त्रिक पार्श्व बस्ती त्रिक रोनी वायु शूलानी वायु एकात्मक कपोत भवानी कृच्छ्रान गुलमान वात पेड़ मूत्र संग कृच्छ्रान गुलमान रजो मूत्र संग। किसने मना किया कि रज ना लिखो? आ गया कोई मना कर रहा है कि रज मत लिखो? कंडे बंद हृदयग्रहम पांडु रोगम। देखो, तब कहा था हमने कि इसको पांडु से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। 6 मंथ के रज पर संप्राप्ति है। आगे देखो, अन्न अश्रद्धा रुचि। श्रद्धा मतलब क्या होता है? मेरे पढ़ने में श्रद्धा नहीं है, पढ़ना मैं चाहता हूँ तो श्रद्धा ही नहीं है। प्लीहा दुर्नाम मतलब इतना वर्तमान विश्वास आकाश अग्नि साधारण। क्या? अग्नि साध। मैं सेकंड चॉइस
हिंगुवचादी चूर्ण या हिंगुवचादी घृतम। एक और बहुत बेसिक मेडिसिन बोल रहा हूँ। एक और बोलो कौन सा? कदर संप्राप्ति में इसलिए बोल रहे हो। देखो इसलिए बोल रहे हो। अस्वीकृत रुझान बचे इसलिए बोल रहे हो, है ना? देखो सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। बट इट इज अ व्याधि प्रतिनिधित्व, नॉट अ हेतु के लिए वो है नंबर 1 सुकुमार। गायनिकोलॉजी प्रैक्टिस में सुकुमार इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास हम बता नहीं सकेंगे। सुकुमार ने बहुत अच्छा है औरतों के लिए। अशोका रिश्ते तो वेरी गुड चॉइस है। सीरियस कभी लगे जीवन में तो यूज कर बहुत कॉमन। जितने भी दर्दें हैं पीठ की कहीं की, वेरी गुड, बहुत अच्छी औषध है। अनुभूति हो गया बट इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देखो बाद रोगानाम अशेषां च फलमात्रं तु नित्यशः आन्तर्वृद्धिं शतक्षीणे योनिशूलं ज्वरक्षयन् उन्माद बुल्मकृच्छाश्च नाशेत्नात्र संशयं सर्वः मारुतो रोगेषु पूजितं बलवर्धनम् एतत् दानन्तरारिष्टं सूतिकानां सुखप्रदम्। कौन देगा आंसर? आंसर कौन देगा? कौन देगा आंसर? एक औषध क्यों नहीं, बहुवचना क्यों? पहला आंसर है टारगेटिंग। ये पता है कैसे दूंगा मैं इस कॉम्बिनेशन को? देखो ये क्लास दूंगा मैं, उसमें मैं 20 ml धानमंत्रारिष्ट मिलाऊंगा, 2 टेबलस्पून सुकुमार घृत मिलाऊंगा, रस का टैबलेट इसमें डालूंगा हिंगुवचादी की। सुबह दूंगा, शाम को दूंगा, बिफोर फूड अब 8 डालना है। बट क्योंकि अग्नि मानते हैं आई नीड समथिंग विच इज अग्नि डोमिनेंट औषध, टारगेटिंग अग्नि, देयर शुड बी सम एलिमेंट ऑफ अग्नि इन दैट मेडिसिन कंपोनेंट जो अग्नि की क्या करे, पुष्टि करे, उसको कमजोर ना करे। I need something which is व्याधि प्रतिनिका। I need something which directly targets the source, which is hetu प्रतिनिका. So this vata pradhanita is being targeted by हिंगुवचादी. This prada is being targeted by सुकुमार घृत by निदान factor, and by व्याधि प्रकरण this factor. इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा देना है जो मूल संप्राप्ति को भी टारगेट करे, जो निदान को भी टारगेट करे, जो लक्षणों को भी टारगेट करे। तो घर में जाके पेशेंट को बोलो गर्म पानी में बैठे दिन में 3 से 4 बार। खत्म, इतना ही। इतना लंबा केस जब पेशेंट सामने आए तो 10 मिनट में हमें यहां पहुंचना है। इसका एक ऑप्शन हो सकता है, देखो कैसे लिखो ना, इसका ऑप्शन है कैप्सूल सुकुमार घृत 202, टैबलेट हिंगुवचादी 101 मिक्स्ड विद धानमंत्रारिष्ट
10 ml BD. Before food 10 days. खत्म। बेस्ट ऑप्शन। ना पेशेंट को खाने की दिक्कत है ना लेने की दिक्कत है। 2 कैप्सूल इसके, एक ये। अगर व्याधि acute है, you should get result in 3 days. If it is chronic, you should get result in 7 days. नहीं तो आप तुक्का मार रहे हैं, 10 गेस वर्क। ये प्रैक्टिकल से वो है। सुजुन बोला 7 days नहीं है चेंज हाँ। तुक्का नहीं है ना, there is no guesswork in medicine. साइंस है सारी, साइंस के साथ चलना पड़ेगा। साइंस should make sense ना, ऐसा नहीं कि मन में आ रहा है कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखने का कोई तात्पर्य नहीं। और अब बढ़ते दूं नहीं, पित्तवर्धन करती है वो, पित्त विरेचन करती है और बात बढ़ाएगी शरीर में। कई शरीर गुगलू दूं, क्यों दूं? गुगलू किसने बोले देने को? बात में तो बढ़ाते हैं गुगलू। मर गई औषधि है। हाँ, अगर इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं बात बहुत डोमिनेंट है, जस्ट ऐड वन धान मंत्र टू इट। लगता है कि बात बहुत है, बात को जीतना पड़ रहा है, धान मंत्र को लिखा। लगता है पेन बहुत है, ऐड फुल वर्जनी को लिखा। लगता है और ज्यादा पेन है, यूज दिस सूर्य प्रभा को लिखा। ये सब क्या है? ये व्याधि पत्नी औषधियां हैं, बट उस मेन टारगेट ऑफ द व्याधि यही टारगेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स। ऐसे होना चाहिए। कुछ मेडिसिन आपको याद ऐसे एटलीस्ट पहले 2 दिन तो ये दे दो, 3 दिन बाद सोच लेना मेडिसिन क्या देनी है पेशेंट को। नहीं चलता कई बार दिमाग इतना, कुछ चीजें याद भी तो रहनी चाहिए। तो ये है ठीक है। अब गंधर्व शादी याद है, डाल दो गंधर्व शादी 2 दिन के लिए, 20 ml सुबह शाम। 80 ml तो खत्म हो जाएगा, 100 ml की बॉटल होती है। 2 दिन बाद फिर बोलो पेशेंट को आने को, तो सोचा होगा तुमने कुछ डाल दो। प्राइमरी मेंटेनेंस तो हो जाए, कुछ नहीं है। गंधर्व शादी आपको मालिश होता है और अग्नि दीप्ति तो करेगा ही, कुछ नहीं करेगा। तो बेसिक सब आपके वही है हर बीमारी की, है कि नहीं? तो वो टारगेट हो गया तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ टारगेट हो जाएगा। तो ये है बेसिकली कि हाउ वी डील विद आयुर्वेदा टेस्टिंग। इसमें कोई वो नहीं था कि आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन देखो, वो देखो, बकवास का कुछ नहीं है इसमें। लक्षणों से निदान तक पहुंचना है। निदान कुछ नहीं, निदान ये है, दिस इज निदान। निदान क्या होता है? कारण, ये कारण कहाँ है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। तीनों चीजों को डायरेक्ट बीमारी ठीक हो जाएगी। होगा गंधर्व स्थानी के शायद एक इसमें भेजन को ऑल्सो हेल्प सिंपल। एक सत्य कोष शोधन भी ऑल्सो हेल्प। कोष्ठ आश्रित वायु जैसे ही क्षीण होगी, शाखा में वायु एकदम से कंट्रोल आ जाएगी। नहीं है तो तुम डायरेक्टली क्या करो, ये कर ही रहा है वो बेचारी सुकुमार दोनों यही कर रहा है, बेसिकली कर रहे हैं दोनों। ये भी नहीं गंधर्व स्थानी पे है ना, एक चम्मच शाम में तो सब दे दो, कोई मना कर रहा है। तो नमक नहीं डालना उसमें, कषाय में नाम डालना है, इसमें नहीं डालना है।